Good morning, बच्चों. Good morning, sir. I welcome all the students in the morning online class. Thank you, sir. तो बच्चों आज हम लोग चैप्टर मोशन एंड टाइम का रिवीजन करेंगे. जैसा कि आप लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट किया था कि इस चैप्टर का रिवीजन कराया जाए, तो आज हम उस चैप्टर का रिवीजन करेंगे. लेकिन हमारे जो पेपर है वो 24 से अभी टाइम है, तो आपको अभी हम कल और हमारा जो मेन टॉपिक होगा फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, उसका एक टॉपिक और पढ़ाएंगे. उसके बाद आप लोग एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं. अब ये जो है मोशन एंड टाइम, ये पहले से हमारा तय था, इसलिए मैंने एग्रीमेंट नहीं तोड़ा, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ. स्क्रीन दिखाई दे रही है बेटा? यस सर. मोशन एंड टाइम. सबसे पहले क्लास 6 का रिकैप. ये हम लोग इसको रिवीजन की तरफ पढ़ेंगे और जहां भी आपको डाउट हो तो हाथ उठा दो, तो हम थोड़ा सा डिटेल में आ जाएंगे. व्हाट इज मोशन? गति क्या है? एक बॉडी गति करती हुई कहलाती है जब उसकी पोजीशन किसी भी फिक्स पॉइंट से चेंज होती है. जैसे मान लो कि आप कहीं जा रहे हैं, तो आप कब गति करते हुए दिखाई देंगे? जब आपकी पोजीशन चेंज हो. अब पोजीशन चेंज हो, इसके लिए जरूरी है कि पोजीशन कहां से देखी जा रही है ये निश्चित हो. जैसे मान लो कि आप ट्रेन में सफर कर रहे हैं, Yes, sir. आपको छोड़ने आया स्टेशन तक, आप ट्रेन में बैठे और ट्रेन चल दी, तो आपके मित्र के हिसाब से आप गति कर रहे हैं. ठीक है, तो आप मोशन में कहे जाएंगे. तो आपका जो मित्र है वो आपका जो मित्र है वो स्टेशनरी पॉइंट है, यानी कि रुका हुआ पॉइंट है. स्टेशनरी मतलब रुका हुआ या स्थिर. आपका मित्र है वो रुका हुआ है, स्टेशनरी पॉइंट है, और आप गति कर रहे हैं. एक कोई भी बॉडी तब गति करती हुई कही जाती है जब किसी रुकी हुई पोजीशन के हिसाब से उसकी पोजीशन यानी कि स्थिति में कोई चेंज आता है. अब 3 तरह के मोशन होते हैं: रेक्टिलिनियर मोशन, सर्कुलर मोशन, पीरियोडिक मोशन. सरल रैखिक गति, वृत्तुल गति, आवर्ती गति हिंदी में. रेक्टिलिनियर मोशन, देखो बच्चों ये गेम है. इस गेम में हम क्या करते हैं कि एक बॉल होती है, उससे हम लोग टारगेट लगाते हैं, निशाना लगाते हैं. कई प्लास्टिक की बोतल जैसी रखी होती है. गेम का नाम मुझे नहीं पता है अभी भी. गेम का नाम कोई बता सकता है? चलो वो नाम इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप देखो इसमें जो मोशन हो रही है वो स्ट्रेट लाइन हो रही है. गेम का नाम आप पता करके मुझे खुद बताएंगे. ठीक है, एनी डाउट? नो सर. सर्कुलर मोशन हम लोग ग्राफ वगैरह पे ज्यादा फोकस करेंगे, यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा कर लेते हैं इसको. तो ये जैसे फैन चल रहा है सर्कुलर मोशन, ये झूला है, ये सर्कल में चल रहा है. हाँ, एक बच्चे ने हाथ उठाया. एनी डाउट? नो सर. पीरियोडिक मोशन क्या होता है? पीरियोडिक मोशन वो होता है जो गति अपने आप को दोहराती है. जैसे कि झूला है, ये अपने आप को दोहराता है. घड़ी का पेंडुलम अपने आप को दोहराता है. तार के तार होते हैं, ये ऊपर नीचे होते हैं एक ही तरीके से. हालांकि बहुत कम ऊपर नीचे होते हैं, हमको पता नहीं चलता, लेकिन होते हैं. ये सर, हाँ सर पेंडुलम किसका क्या कार्य करता है सर घड़ी में? एक मिनट. हाँ, पेंडुलम का क्या? पेंडुलम क्या कार्य करता है सर घड़ी में? देखो पहले पेंडुलम की घड़ियां आती थी, क्या करती थी? देखो ये जो पेंडुलम होता है ये घड़ी में टाइम निर्धारित करता है. जैसे पेंडुलम का टाइम पीरियड होता है आवर्ती काल, एक टाइम पीरियड जितना होता है वो 1 सेकंड होता है इसका. ठीक है, तो जब इसका 1 सेकंड पूरा हो जाता है तब घड़ी 1 सेकंड बढ़ जाती है. ये इसका काम होता है. तो पेंडुलम की घड़ियां पेंडुलम की गति पे काम करती हैं. ये जो पेंडुलम है ये गति करता है, और जब ये एक टाइम पीरियड यानी कि एक दोलन पूरा करता है तो उसको 1 सेकंड लगता है. तो उसी में घड़ी में 1 सेकंड बढ़ जाता है. तो पेंडुलम की गति के हिसाब से घड़ी चलती है.
ये मंदिर की घंटी है, ये पीरियोडिक मोशन कर दिए। तबले की जो खाल होती है मेम्ब्रेन, वो ऊपर नीचे होती है, तो ये पीरियोडिक मोशन का उदाहरण है। आगे चले। सर। अब फिजिकल क्वांटिटी एंड यूनिट। अब देखो, फिजिकल क्वांटिटी यानी कि भौतिक मात्रा। भौतिक मात्रा किसी पदार्थ का वो गुण है जिसको हम नाप तौल कर सकते हैं। अगर हम सरल भाषा में कहें, किसी पदार्थ का वो गुण जिसको हम नाप सकते हैं, उसको हम फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। जैसे हम दूरी नाप सकते हैं, डिस्टेंस, समय नाप सकते हैं, ठीक है, और चाल नाप सकते हैं, यस सर। बल कितना लग रहा है ये नाप सकते हैं, करंट कितना जा रहा है ये नाप सकते हैं। तो ये सारी दूरी, चाल, समय, बल, विद्युत धारा यानी कि इलेक्ट्रिक करंट, ये सारी फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। ठीक है बेटा, जिनको हम नाप सकते हैं, नाप तौल कर सकते हैं। हाँ, जिनको नाप सकते हैं उन्हें, हाँ, जिनको हम नाप सकते हैं, जिनको हम गणना कर सकते हैं, यानी कि नाप सकते हैं कितना हुआ, उनको हम फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। जैसे अब इसके एग्जांपल है लंबाई। मास मतलब भार, लंबाई नाप सकते हैं कितने मीटर है, कितने सेंटीमीटर है। वजन भी नाप सकते हैं, समय भी नाप सकते हैं, विद्युत धारा भी हम नाप सकते हैं। हालांकि विद्युत धारा आप 10th में पढ़ेंगे, लेकिन उसको नाप सकते हैं। अब क्या फिजिकल क्वांटिटी सर विद्युत धारा? हाँ सर उसकी कोई नाप है? एक मिनट सर कोई यंत्र आता है विद्युत धारा को नापने के लिए? विद्युत धारा की यूनिट एम्पियर होती है, जो आप 10th में पढ़ेंगे। विद्युत धारा को नाप सकते हैं, एमीटर नाम के एक यंत्र से नापते हैं। एमीटर, ये 10th में पढ़ेंगे, लेकिन अभी आप ये जान लीजिए विद्युत धारा फिजिकल क्वांटिटी है और इसको नाप सकते हैं। अब क्या फिजिकल क्वांटिटी नहीं है? लव, हंगर, कितना आप किसी से प्रेम करते हैं वो नहीं नाप सकते, कितना भूख लगी है नहीं नाप सकते, कितना आप किसी की केयर करते हैं ये नहीं नाप सकते। तो ये फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। फिजिकल क्वांटिटी वो है जिनको आप नाप तौल से बता सकते हैं। यस सर। अब फिजिकल क्वांटिटी में दो पार्ट्स होते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू और एक यूनिट। जैसे मान लो कि हम ये कहें हमारा स्कूल 12 किलोमीटर घर से है, तो उसमें 12 हो गया न्यूमेरिकल वैल्यू यानी कि संख्या, और किलोमीटर हो गया यूनिट। यूनिट यूनिट है। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी में दो चीजें होती हैं, एक तो न्यूमेरिकल वैल्यू और एक यूनिट। जैसे आपका घर 12 किलोमीटर है, तो 12 न्यूमेरिकल वैल्यू हो गया, किलोमीटर यूनिट। अब जैसे आपका भार है, आपका भार मान लो है 30 kg, 30 किलो वजन है आपका, तो 30 हो गया न्यूमेरिकल वैल्यू और केजी हो गया यूनिट। समझ गए बेटा? अब एक और एग्जांपल, जैसे किसी की स्पीड है 20 मीटर पर सेकेंड, तो 20 हो गया न्यूमेरिकल वैल्यू और मीटर पर सेकेंड यूनिट। तो आसान है। अब टाइप ऑफ यूनिट। यूनिट दो तरह की होती है, एसआई यूनिट और अदर यूनिट। देखो जैसे लंबाई है, लंबाई की काफी सारी यूनिट होती है, किलोमीटर, मीटर, डेसीमीटर, फुट भी होती है, फीट में भी नापते हैं। तो लंबाई की यूनिट होती है, लेकिन ऐसा यूनिट मीटर होती है। ऐसा यूनिट लंबाई की मीटर होती है। तो ऐसा यूनिट एक ही है। क्या है कि ये ऐसा यूनिट इंटरनेशनली निर्धारित है, अंतरराष्ट्रीय समझौते के तहत, क्योंकि सब लोग अपनी अपनी यूनिट यूज करते हैं, तो उससे बहुत कंफ्यूजन हो जाता है। अब जैसे एक देश से कोई दूसरे देश में जाए या उससे व्यापार करे, तो सब में समानता रहे, इसलिए तो यूनिट होती है वो एक ही निर्धारित की गई पूरे विश्व में, उसको एसआई यूनिट कहते हैं। हालांकि बाकी यूनिट भी हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब एसआई यूनिट का फुल फॉर्म होता है सिस्टम इंटरनेशनल। एसआई का फुल फॉर्म होता है सिस्टम इंटरनेशनल। ये एक फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। इसका यूनिट नहीं होता इसमें, पीछे से यूनिट नहीं लगाते किसमें सर? इसी में नहीं, यूनिट देखो एसआई यूनिट है ना, तो इसका फुल फॉर्म है सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट। तो यूनिट लगाते तो है। हाँ, और कुछ नहीं सर। अच्छा, एसआई का फुल फॉर्म है सिस्टम इंटरनेशनल
यूनिट तो अलग से लगा ही है उसमें, ठीक है। यस सर, यस। तो इंग्लिश में इसका मतलब होता है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। इंग्लिश में इसका मतलब होता है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। और इसका क्यों यूज होता है कि सारे विश्व में एक रूपता बनी रहे, एक समान बना रहे हिसाब किताब, और कोई कंफ्यूजन ना हो, इसलिए हम इसको यूज करते हैं। सर हाँ सर फीट और फुट में अंतर होता है? हाँ, एक मिनट, हाँ बताओ। सर फीट और फुट में अंतर होता है? हाँ, ये अंतर होता है कि फुट सिंगुलर है और फीट प्लूरल है। यस सर। चलो, कंप्लीट द टेबल। लेंथ एसआई यूनिट मीटर, अदर यूनिट जैसे किलोमीटर, डेसीमीटर। मास की एसआई यूनिट किलोग्राम है। देखो कंफ्यूजन ना हो, लंबाई की एसआई यूनिट मीटर है लेकिन मास की किलोग्राम है, ठीक है। मास की एसआई यूनिट में ग्राम आ जाएगा। टाइम की एसआई यूनिट सेकंड है। टाइम की यूनिट आवर, अदर यूनिट हो सकती है आवर, मिनट, ईयर, सेंचुरी एक्सेट्रा। ये आसान था, हम लोग उस पे ग्राफ पे ज्यादा फोकस करेंगे। स्पीड, स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस कवर्ड बाय ए बॉडी। कर दिया। तो स्पीड, स्पीड क्या है? डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी इन ए यूनिट टाइम। यूनिट टाइम कहते हैं एकांक समय को। एकांक मतलब एक अंक। जैसे हाँ, अब एकांक समय 1 मिनट भी हो सकता है, 1 घंटा भी हो सकता है, 1 सेकंड भी हो सकता है, 1 साल भी हो सकता है। इन सबको हम यूनिट समय लेते हैं, भले एक चाहे वो यूनिट कोई सी भी हो। तो स्पीड क्या है? एकांक समय में तय की दूरी। अब एकांक समय कुछ भी हो सकता है, 1 घंटा, 1 मिनट, 1 साल। लेकिन अगर हम एसआई यूनिट की बात करेंगे, अगर हम इसमें कंडीशन लगा दें कि एसआई यूनिट है, तो स्पीड होता है 1 सेकंड में तय की गई दूरी, ठीक है बेटा। यस सर। लेकिन जनरली हम स्पीड ज्यादा जो यूज करते हैं वो किलोमीटर पर आवर यूज करते हैं। हालांकि ऐसा यूनिट उसकी मीटर पर सेकंड है, इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं सर। अब यूनिट का मतलब होता है 1 यूनिट टाइम। 1 घंटा, 1 सेकंड, 1 मिनट कुछ भी हो सकता है, लेकिन ऐसा यूनिट में सिर्फ 1 सेकंड होता है, मैंने लिखा है। अब यूनिफॉर्म मोशन, जब एक बॉडी बराबर समय में बराबर दूरियां तय करती है, उसको यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। यस सर। एक समान चाल। जैसे मान लो एक गाड़ी जा रही है, पहले घंटे में 40 किलोमीटर चली, दूसरे में भी 40 चली, तीसरे में भी 40 चली, तो ऐसी गति को यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। दूसरा उदाहरण लीजिए, कोई एक स्कूटर जा रहा है, अब इसको हम सेकंड में नाप लेते हैं। पहले सेकंड में मान लो 10 मीटर चला, दूसरे सेकंड में भी 10 मीटर, तीसरे सेकंड में भी 10 मीटर, उसको यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। एक चीज जान लो बेटा, रियल लाइफ में इस तरह की मोशन लगभग इम्पॉसिबल होती है, समझ रहे हैं बेटा? यस सर, यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन बहुत कम पॉसिबल होती है रियल लाइफ में। 100% पॉसिबल तो नहीं कहेंगे, लेकिन 95% आप कह सकते हैं, 99% भी कह सकते हैं, 99% ये इम्पॉसिबल होता है, ठीक है। यस सर। नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ये मोशन हमारे व्यवहारिक जीवन में होती है अधिकतर जब एक बॉडी बराबर समय में अलग अलग दूरी तय करती है। जैसे मान लो कोई एक स्कूटर है, पहले सेकंड में तय किया है, तो देखो उसको स्टार्ट होने में भी टाइम लगेगा। तो पहले सेकंड में मान लो दूरी तय किया सिर्फ 10 मीटर, दूसरे सेकंड में किया 20 मीटर, तीसरे में किया 25 मीटर, चौथे में किसी काम से रुक गया, मान लो किया 5 मीटर। तो इस तरह की गति को हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। इसमें एक वो लगा दो, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, डैश होता है बीच में, मुझे याद है, ठीक है। यस सर। तो कोई डाउट? रियल लाइफ में अधिकतर गतियां नॉन यूनिफॉर्म होती है। चलो हम आगे की तरफ फोकस करते हैं। एवरेज स्पीड, देखो एवरेज स्पीड होती है, ये देखो इसका एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टोटल टाइम टेकन। कुल तय की गई दूरी बटे कुल लिया गया समय, इसको हम एवरेज स्पीड कहते हैं। आपकी बुक में जहां भी स्पीड आए उसका मतलब एवरेज स्पीड ही होगा, ठीक है। यस सर। एवरेज स्पीड क्या है? टोटल डिस्टेंस
कवर्ड बाय टोटल टाइम टेकन। आपके क्लास के लेवल पे स्पीड का मतलब एवरेज स्पीड होगा, एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। अब एक और चाल भी होती है, एक्चुअल स्पीड जिसको कहते हैं, वास्तविक चाल। देखो, वास्तविक चाल किसी एक बॉडी की किसी विशेष क्षण में जो चाल हो उसको हम वास्तविक चाल कहते हैं। और ये वास्तविक चाल वही है जिसको हम स्पीडोमीटर से नापते हैं, जो स्कूटर या कार में लगा होता है या बस में लगा होता है, ये स्पीडोमीटर होता है, इसको चाल मापी कहते हैं। चाल मापी जो चाल होता है वो एवरेज चाल। ये चाल हर सेकंड में या सेकंड से भी कम हिस्से में बदलती रहती है। ठीक है बेटा? यस सर। सर नॉन यूनिफॉर्म मोशन कह सकते हैं। हाँ, एक मिनट। हाँ, नॉन यूनिफॉर्म मोशन कह सकते हैं, उसमें भी तो सर बदल बदल के चाल है। अधिकतर मोशन हमारी जो लाइफ में होती है वो नॉन यूनिफॉर्म ही होती है, तो ऐसी मोशन नॉन यूनिफॉर्म कहते हैं। अब मैं आपको बता दूं, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा, एक पॉइंट में और बता दूं। यूनिफॉर्म मोशन में, बहुत ध्यान से सुनिए बच्चों, यूनिफॉर्म मोशन में तो एवरेज स्पीड और एक्चुअल स्पीड सेम होती है। यस सर। अगर मोशन यूनिफॉर्म हो तो एवरेज स्पीड और एक्चुअल स्पीड में कोई अंतर नहीं होगा। लेकिन अगर मोशन नॉन यूनिफॉर्म हो तो एवरेज स्पीड अलग होगी और एक्चुअल स्पीड अलग होगी। समझ में आ जाएगा? यस सर। कोई कंफ्यूजन? नो सर। ध्यान से सुनिए, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि यूनिफॉर्म मोशन में एवरेज स्पीड और एक्चुअल स्पीड दोनों समान होती है। जैसे मान लो कोई एक बॉडी जिसकी गति कांस्टेंट है, मान लो 10 किलोमीटर पर आवर से चल रही है, बिल्कुल भी गति चेंज नहीं हुई, तो इसका एवरेज भी तो 10 ही निकलेगा। यस सर। तो यूनिफॉर्म मोशन में एवरेज स्पीड और एक्चुअल स्पीड सेम होगी। नॉन यूनिफॉर्म में एवरेज स्पीड अलग होगी और एक्चुअल अलग होगी। एक्चुअल स्पीड वो है जो स्पीडोमीटर में दर्शाया गया है, और एवरेज स्पीड जो है जो टोटल निकाला जाएगा बाद में, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। अब देखो, उदाहरण के लिए जैसे एक बस जा रही है, बस की गति स्पीडोमीटर में आप उसकी एक्चुअल स्पीड देख सकते हैं, वास्तविक चाल उसकी देख सकते हैं। कभी 60 हुई, कभी 80 हुई, कभी 40 हुई, और कभी रुक गई तो 0 हो गई। लेकिन बस की औसत चाल कैसे निकालते हैं? ये देखते हैं कि बस 2 घंटे, जैसे बस चली तो 2 घंटे मान लो चली 80 किलोमीटर, तो उसकी एवरेज स्पीड हो जाएगी 80/2, यानी कि 40 किलोमीटर पर आवर। तो ये उसकी एवरेज। समझ गए बच्चों? यस सर। आपके क्लास में स्पीड का मतलब एवरेज स्पीड है। चलो, ये होमवर्क था तो वही है जो पढ़ाया था। अब प्राचीन काल में लोग समय कैसे देखते थे? परछाई को देखकर या ऐसी घटनाओं को देखकर जो अपने आप को दोहराती है। जैसे सनराइज एज ए डेट, 2 सूर्योदय के बीच का जो समय होता था उसको एक दिन मानते थे। 2 मून डेज यानी कि 2 अमावस्याओं के बीच का समय, 2 अमावस्याओं के बीच का समय उसको महीना मानते थे। ये 29 दिन और कुछ घंटों का होता है, ठीक है। लेकिन पहले के लोग लगभग लेते थे, मतलब एग्जैक्टली नहीं लेते थे, लगभग मानते थे। तो 2 अमावस्या यानी कि 2 न्यू मून डे, न्यू मून डे होता है अमावस्या, 2 अमावस्याओं के बीच का समय एक महीना लेते थे। पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर लगाने में जितना समय लेती थी उसको एक साल मानते थे। अब सवाल ये है कि आप कहेंगे कि पृथ्वी को हम देख तो नहीं सकते, परिक्रमा की है, लोग जब देख नहीं सकते तो कैसे नापते थे? ऋतुओं के आने से। बरसात की ऋतु हो गई, अगले साल बरसात की ऋतु जिस समय शुरू हुई तो उतने समय को हमने एक साल मानते थे पहले लोग। अब इसमें नापने के लिए कुछ यंत्र भी थे। एक बच्चे मधुबन सनडायल, सैंड क्लॉक, कोई डाउट? वाटर क्लॉक। तो कोई डाउट है तो पूछ लो। तो सन डायल यानी कि हाँ, एक मिनट सर, किसी दिन धूप नहीं निकली तो उनको टाइम कैसे पता चलता होगा? बेटा वो पता चल जाता था, फिर और चीजें देख लेते थे। धूप नहीं निकली लेकिन एक सूरज निकलने से दूसरे सूरज निकलने का समय तो नाप लेते थे, और एग्जैक्ट टाइम नहीं निकालते थे तो थोड़ी बहुत गलती हो जाती थी।
लेकिन प्राचीन काल में क्या है ना, हमारी तरह एक एक सेकंड का हिसाब नहीं रखते थे वो लोग अंदाज से थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते थे। एग्जैक्ट टाइम निकाल थोड़ी प्रॉब्लम तो होती थी। तो उसी के लिए कुछ चीजें भी यूज करते थे, जैसे आपने पूछा धूप घड़ी, सन डायल, सैंड क्लॉक रेत घड़ी, और वाटर क्लॉक जल घड़ी। अब ये देखो शैडो देख के टाइम कैसे लोग नापते थे, परछाई देख के। ये एक छोटा सा फिगर है, इसमें देखो 12 बजे परछाई सबसे छोटी होगी, देख रहे हैं बेटा? यस सर। यस सर। अच्छा, सुबह के 8 बजे परछाई मान लो बड़ी होगी, और शाम के 4 बजे भी बड़ी होगी। तिरछी। अब यस सर। सुबह के 8 बजे और शाम के 4 बजे की परछाई दोनों बड़ी होगी, तो फिर दोनों में फर्क कैसे करेंगे? सर दिशा के अनुसार। हाँ, दिशा के अनुसार। देखो अपोजिट साइड में शैडो आएगी सर, अपोजिट साइड में। हाँ, वेरी गुड, दिशा के हिसाब से करेंगे। जैसे शाम को जैसे बेटा मान लो कि सुबह सूर्योदय हो रहा है पूरब में, तो शैडो बनेगी पश्चिम में। पश्चिम में शैडो बनेगी। हाँ, ठीक है बेटा? यस सर। अब सन डायल कैसे काम करता है, ये फिगर मैंने नेट से निकाला था, बुक का नहीं है। ये देखो मान लो कि ये एक खंबा है, पिलर है। यस सर। सूरज की शैडो अलग अलग जगह अलग अलग टाइम पे पड़ेगी, इसमें टाइम में डिवाइड है। जैसे मान लो इसकी शैडो, जब सूरज की शैडो यहाँ पर पड़ रही है इस तरह, तो 2 बजे इसकी शैडो बदलती रहती है, 6 बजे से शाम के 6 बजे तक बदलती रहती है। सर सूर्य के अनुसार बदलती रहती है। हाँ हाँ, बदलती रहती है सूर्य के अनुसार, क्योंकि सूर्य जो है वो पृथ्वी से देखा जाए तो सूर्य भी गति कर रहा है, वैसे गति नहीं करता है, पृथ्वी करती। लेकिन हमारे हिसाब से हम लोग जब देखते हैं तो सूर्य भी जो है आकाश में पूरब से पश्चिम की तरफ गति करता है, वैसे इसकी शैडो भी गति करती है। यस सर। रात में टाइम कितना होगा? हाँ हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन है। रात में फिर और तरीकों से देखते थे, सनडायल वगैरह सर। टाइम देख पाएंगे। रात में पहले क्या होता था, आपने जो सवाल पूछा वो सही है। रात में बेटा लोग क्या करते थे, रात में टाइम की जरूरत नहीं होती थी नापने की, क्योंकि रात में पहले के लोग सोया करते थे, आज की तरह लोग देर रात तक काम नहीं करते थे, सुबह ही उनको जरूरी होता था। ठीक है सर, सुबह वो जब धूप निकलती सर खुद जान लेते। हाँ, ये धूप निकलेगी तभी नाप सकते। रात में फिर टाइम देखने के और तरीके, जैसे सैंड क्लॉक है, वाटर क्लॉक है, इनका इस्तेमाल। ठीक है बेटा? रात में करीब काम नहीं आएगा। अब देखो सैंड क्लॉक और वाटर क्लॉक, ये सैंड क्लॉक है, ये हर इसका टाइम सेट कर सकते हैं। बच्चे ने हाथ उठाया सर, ज्यादा लोग बेटा स्क्रीन पर नहीं आ रहा आपका। बच्चे वंश ने उठाया, देख लो आज की क्लास में लेफ्ट हो गया सर, आज किसी का निधन हो गया। और बेटा शिवांगी, आपको कोई प्रॉब्लम हो तो फिर से हाथ उठा दो, आप नहीं मिल रहा, अगर हो तो उठा दो, नहीं तो कोई बात नहीं। सर उठाते हैं हाथ। हाँ हाँ सेट हिसाब से होती है। हाँ हाँ, आप पूछो बेटा। जो बाबा लोग होते हैं वो बताते हैं कि मतलब सुबह उठने के लिए उसका इंतजार नहीं करते थे, मुर्गे की बांग से मतलब उठ जाते थे। हाँ हाँ, वो भी कर सकते हैं। मुर्गे को भी बांध देते हैं, क्योंकि मुर्गे जो होते हैं उनको भी मतलब उनके शरीर में, हमारे शरीर में देखो क्या होता है, एक बॉडी क्लॉक होती है, एक बॉडी क्लॉक होती है हमारे शरीर में। हमारी बॉडी क्लॉक क्या होती है, हमारे शरीर का एक पार्ट होता है जो कि हमारे ब्रेन में या कहीं और भी स्थित हो सकता है। तो ये बॉडी क्लॉक क्या करती है, इसको समय का आभास हो जाता है। जो हम रूटीन फॉलो करते हैं, जो हमारी आदत पड़ी हुई है, वैसे ही आदत पड़ जाती है। जैसे मान लो कि आप डेली सुबह 8 बजे सो के उठते हो, किसी दिन आपको 5 बजे उठना हो तो प्रॉब्लम आती है, क्योंकि हमारी जो बॉडी क्लॉक है उस हिसाब से एडजस्ट हो जाती है। तो मुर्गे में भी बॉडी क्लॉक होती है, जिसकी वजह से मुर्गा उसी टाइम पे जग जाता है और वो बांग देता है, जिससे हमें पता चल जाता है। ठीक है बेटा? यही कारण मुर्गा सुबह चिल्लाता है। हाँ, बॉडी क्लॉक, उसको आदत पड़ी हुई होती है, उसकी बॉडी क्लॉक जो है वो उसको उठा देती है और फिर बांध देती है। अब हम लोग जो है ग्राफ वाले पे ज्यादा फोकस करना, तो अब जो है
ये देखो वाटर क्लॉक है। सर इनकी थोड़ी हाँ। सर ग्राफ वालों पर ज्यादा फोकस कीजिए। हाँ हाँ वही वही। तो ये जैसे वाटर क्लॉक है, ये एक नेट से मिला था मुझे। इसमें क्या करते, कितनी खाली हुई तो पता चल जाता, समय लिखा हुआ ना 1 2 3 4, ये लिखा हुआ है। ये मिनट हो सकता है, 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट या 1 घंटा भी हो सकता है। इतनी बढ़िया सेंड क्लॉक कैसे काम करती है हिसाब से। सर? हाँ सेंड क्लॉक कैसे काम करती है सर? देखो बताते हैं। देखो बहुत सिंपल होता है। देखो ये मान लो एक सैंड क्लॉक है। यस सर। इसमें क्या करते हैं, इसमें ऊपर की तरफ एक कक्ष होता है और नीचे की तरफ एक कक्ष होता है। ऊपर वाले में बालू भर के इसमें क्या करते हैं, ऊपर की तरफ हम रेत भरते हैं, बहुत थोड़ा सा गैप छोड़ते हैं। इसमें ये जो बीच की जगह होती है, ये बहुत पतला रास्ता होता है। अब हम क्या करते हैं, इसको जब हम सीधा खड़ा कर देते हैं तो इसमें टाइम फिक्स कर देते हैं। जैसे जब ये पूरी रेत ऊपर से नीचे गिर जाएगी तो मान लो 1 मिनट हो जाएगा, आधा घंटा हो जाएगा, 5 मिनट हो जाएंगे या 1 घंटा हो जाएगा। ये घड़ी बनाने वाला टाइम सेट करता है, समझ रहे हैं? सर 1 मिनट से तो पड़ता नहीं पड़े। 1 मिनट होगा तो कम रेत भरेंगे, और इस पर भी डिपेंड करता है, रेत पर ही डिपेंड नहीं करता, इस रास्ते पर भी डिपेंड करता है कितना पतला बनाएंगे। दे दूंगे बार बार। सर 2-2 5-5 घंटे का बनाते होंगे सर। हाँ उसमें ज्यादा रेत भरते हैं और दूसरी चीज पतला रास्ता बना रहे। रास्ता मोटा बनाएंगे तो जल्दी होंगे सर, नहीं तो वो सर वो रेती भरते रहेंगे। हाँ तो पलट के रख देते होंगे उठा के। हाँ, जब इसको काम नहीं लेना हो तब इसको हॉरिजेंटल समझते हैं, हॉरिजेंटली रख देते हैं, और जब काम लेना हो तो वर्टिकल रख देते हैं। वर्टिकल मतलब इस तरह, ये वर्टिकल है। हॉरिजेंटल देखो दिखा, उससे अच्छी तरह में क्या दिखाओ, हॉरिजेंटल हो गया। यस सर। जब काम नहीं हो तो इस तरह हॉरिजेंटल रख देते हैं, और ये जब काम हो तब वर्टिकल रखते हैं। सर हाँ हाँ सर, अगर इसमें 1 घंटे का टाइम हो और 2 घंटे का टाइम जानना है तो इसे 2 बार करना है सर। लेकिन मैंने देखो ये परफेक्ट तो नहीं है, लेकिन ये प्राचीन काल में लोगों के पास और कोई तरीका नहीं था, तो 2 घंटे का नापना हो तो 2 घंटे वाली यूज करनी होगी, और कोई तरीका नहीं है। ऐसा भी तो सब घंटी वाली गिर जाए नीचे से ऊपर करके। हाँ इसी को 2 बार यूज कर सकते हैं फिर ये। हाँ वही हाँ इसी को 2 बार यूज, तो आगे चले बेटा। सर छोटी हो किसी के पास और कोई सर आगे फोकस कीजिए सर। आगे ग्राफ चलते हैं बेटा, क्योंकि आगे के टॉपिक में हमें ज्यादा फोकस करना, जो ग्राफ है। अब क्लॉक्स, घड़ियां 1 दिन से कम समय बताती है। 1 दिन से अगर छोटा समय नापना हो तो घड़ी का इस्तेमाल करते हैं। सारी घड़ियां पीरियोडिक मोशन पे कार्य करती है। सबसे पॉपुलर घड़ी पेंडुलम की घड़ियां होती है, जो कि पीरियोडिक मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम पे काम करती है। जैसे ये पीरियोडिक मोशन पे काम करती है। सिंपल पेंडुलम के, पेंडुलम जो पीरियोडिक मोशन करता है उस पर ये कार्य करती है। इसके बाद मॉडर्न क्वार्ट्ज क्लॉक जो होती है, जो आजकल की क्वार्ट्ज घड़ियां, वो विद्युत धारा के पीरियोडिक मोशन पे काम करती है। अब आप ये चैप्टर पढ़ गए, इसको समझ लीजिए। ये जैसे क्वार्ट्ज क्लॉक में बताता हूँ आपको, 7 क्लॉक है। तो मैंने कहीं चित्र बनाया था। हाँ ये देखो, ये वाली स्लाइड भी मैं ले लेता हूँ। मॉडर्न क्वार्ट्ज क्लॉक वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पीरियोडिक मोशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। देखो इसमें क्या होता है, इसमें एक सर्किट होता है। सर्किट आप समझते हो? यस Yes, सर। sir. विद्युत परिपथ। अब इसमें बल्ब तो आपको समझाने के लिए लगाया है, लेकिन ये बल्ब घड़ी में नहीं होती। इसमें क्या होता है, एक सर्किट पूरा करने में 1 सेकंड मानते हैं। ऐसे सेट करते हैं क्वार्ट्ज घड़ियों को कि जब एक सर्किट पूरा हो जाए तो घड़ी की सुई 1 सेकंड आगे बढ़ जाएगी। ठीक है, जब 60 बार आगे बढ़े, जब 60 सर्किट पूरे होंगे तब 1 मिनट होगा, और जब 3600 बार सर्किट पूरा होगा तो 1 घंटा होगा। इस तरह टाइम सेट होगा। ठीक है, डिजिटल बोर्ड में ऐसा ही होता है। डिजिटल भी लगभग सेम ही होती है। डिजिटल में क्या होता है, ये आपको कंप्यूटर की भाषा है, कंप्यूटर के हिसाब से सेट करते हैं। उसमें 2 अंक होते हैं, 0 और 1। इनको बाइनरी डिजिट कहते हैं। जो लोग कंप्यूटर जानते हैं वो इसको समझते होंगे। तो डिजिटल क्लॉक उस हिसाब से, डिजिटल क्लॉक की कार्यप्रणाली जटिल होती है।
कहाँ पे थे बेटा? यहाँ। तो बेटा देखो, पेंडुलम की घड़ियां पीरियोडिक मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम पे कार्य करती, और क्वार्ट की घड़ियां बिजली की धारा के, विद्युत धारा के, यानी कि बिजली के सर्किट के पीरियोडिक मोशन पर करती है। ये देखो, ये 3 तरह की घड़ी, पेंडुलम क्लॉक, टेबल क्लॉक और डिजिटल क्लॉक। ठीक है बेटा? डिजिटल क्लॉक की कार्यप्रणाली जटिल होती है, जो आप बड़ी कक्षा में पढ़ेंगे। सर डिजिटल क्लॉक कैसे काम करती है? बेटा इसकी कार्यप्रणाली जटिल होती है। इसको कंप्यूटर के बाइनरी डिजिट से बताया जाता है। बाइनरी डिजिट जो है, अब वो मैं आपको कभी शब्द बता दूंगा। बाइनरी डिजिट होते हैं 0 और 1, उसके हिसाब से ही कार्य करता है। इसकी सेटिंग जटिल होती है। ये जैसे कैलकुलेटर काम करता है, वैसे उसके समान ही होती है। Yes. तो आप बड़ी कक्षाओं में पढ़ेंगे। यस। अब देखो सिंपल पेंडुलम, पेंडुलम में क्या होती है? 2 चीजें होती है। तो बच्चों ने हाथ उठाया। हाँ बेटा, ठीक है। तो अलार्म कैसे बजता है? अलार्म तो जो है हम अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं बेटा। अलार्म थोड़ा अलग टॉपिक हो जाए। यहाँ पर हम लोग टाइम देखने के बारे में बात करें, अलार्म तो थोड़ा अलग टॉपिक है। ठीक है? आवाज ही नहीं आ रही सर आपकी आवाज आ रही सर। आवाज आ रही? यस सर। इधर तो आ रही है। ठीक है। सर नेटवर्क प्रॉब्लम होगी सर। अलार्म तो बेटा अलग टॉपिक होता है। अलार्म में तो हम टाइम सेट कर देते हैं, उसी टाइम में वो मैसेज आ जाता है। ये बहुत आजकल की टेक्निक है, बहुत आधुनिक टेक्निक है। इनके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको आगे साइंस पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि 7th क्लास की साइंस तो केवल स्टार्टिंग होती है। इनके जवाब जानने के लिए हमें आगे जानना पड़ेगा। ठीक है सर, आप ही पढ़ाना। अरे यार देखो, अभी 1:30 तक तो मैं पढ़ाऊंगा। एक बच्चे ने हाथ उठाया तो मैंने कर दिया है, आप भी कर लो। हाँ सर, ये बना है चलो ठीक है। सिंपल पेंडुलम, सरल लोलक। सरल लोलक में क्या होता है? एक मेटल की बॉल होती है जिसको हम बॉब कहते हैं। ये देखो, बॉब। यस सर। एक धातु की गेंद होती है जिसको हम बॉब कहते हैं। बॉब को हिंदी में बोलते हिंदी में? हैं, और पेंडुलम को बोलते हैं लोलक। तो बॉब को बोलते हैं लोलक का गोलक, और इसमें एक धागा होता है। कोई डाउट? नो सर। अब देखो, अब ध्यान से सुनो। एक ऑसिलेशन किसको बोलते हैं? एक दोलन को। अब देखो, एक दोलन हम कई तरह से नाप सकते हैं, 2-3 तरीके से। पहला तरीका, सबसे पहले तो ये देखो, जब पेंडुलम एकदम बीच में होता है, ये टॉपिक में हम थोड़ा समय ले लेंगे कि ये डिफिकल्ट है। सबसे पहले पेंडुलम जब बीच में होता है, देख रहे हो बेटा? यस सर। तो इसको मीन पोजीशन कहते हैं, यानी कि माध्य स्थिति। फिर जब पेंडुलम को ऊपर जाकर छोड़ा गया, तो जिस स्थिति पर जाकर वो पलटता है, जिस स्थिति पर जाकर वो दोबारा से लौट आता है, ऐसी 2 स्थितियां होती हैं। इन दोनों को बोलते हैं एक्सट्रीम पोजीशन, यानी कि चरम स्थिति। तो चरम स्थिति 2 होती है, ए और बी। ठीक है? माध्य स्थिति एक ही होती है, ओ। एक्चुअली ओ आप अपने हिसाब से दूसरे पॉइंट कोई भी ले सकते हैं, इनको रटना नहीं है। ठीक है? हमने ओ ए भी लिया, आप पी क्यू आर भी ले सकते हैं, कुछ भी लीजिए। तो माध्य स्थिति ओ, तो मीन पोजीशन कहते हैं। चरम स्थिति यहाँ पर ए और बी से दिखाई गई है, जिसको हम एक्सट्रीम पोजीशन यानी कि माध्य स्थिति कहते हैं। यस सर। ये बेटा, और कोई डाउट? नो सर। एक दोलन किसको बोलते हैं? एक दोलन हम कई तरीके से नाप सकते हैं। जैसे ओ से स्टार्ट, फिर ए गई, फिर ओ, फिर बी गई, और फिर ओ आई। इतना दूरी को हम एक दोलन कह सकते हैं। सर इधर से भी नाप सकते हैं, पहले ओ से बी गए। हाँ, मैं आ रहा हूँ बेटा, मैं बता रहा हूँ। देखो, एक तो तरीका ये हुआ कि ओ से नापो, ओ से ए से ओ,
ओ से बी और बी से ओ। देखो मैंने सर एक दोलन हो गया। देखो स्टार्टिंग फ्रॉम ओ से ए, फिर बैक टू ए टू ओ, फिर ओ से बी और फिर बी टू ओ, इसको हम एक ऑसिलेशन बोलते हैं। दूसरा तरीका सर ऐसे नाप सकते हैं। हाँ, दूसरा तरीका ये कि आप ए से नापिए। हाँ बेटा अब हो गया। ए से बी से ए ओ फिर ओ बी एक सेकंड। ए ओ हाँ ठीक है बेटा, तो समझ में आया बेटा? यस Yes, सर। sir. ओ से ए से फिर ओ से बी और बी से फिर ओ, इसको हम एक दोलन बोलते हैं। लेकिन जरूरी नहीं कि ओ से नापे। अब आप ए से नापते हैं तो ए से ओ से बी, बी से ओ और ओ से फिर ए। अब इसी तरह आप बी से नाप सकते हैं, बी से ओ से ए से ओ और ओ से यस सर। तो हम कई तरीके से नाप सकते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा सुविधाजनक होता है ए और बी से नापना। ओ से नापना Yes, थोड़ा sir. मुश्किल होता है, क्योंकि ओ से जब आप नापते हैं तो वो स्थिति होती है जिसमें बॉब की गति सबसे तेज होती है। तो इससे नापना इसलिए थोड़ा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि जब तक आप स्टॉप वॉच को या घड़ी देखेंगे तब तक वो और ज्यादा तेजी से आगे चला जाएगा। लेकिन ए अभी में क्या है, थोड़ी देर आके रुकता है, कुछ समय के लिए रुकता है, तब नीचे जाता है, तो आपको समय मिल उसका जाता सर बल थोड़ा कम हो जाता है। है। ए और बी से नापना ज्यादा सुविधाजनक होता है। और कुछ Yes, sir. नो सर। आगे चले। एक दोलन अब देखो टाइम पीरियड, एक ऑसिलेशन पूरा करने में जितना समय लगता है उसको टाइम पीरियड कहते हैं। एक दोलन पूरा करने में जितना समय लगा उसको टाइम पीरियड कहते हैं। टाइम पीरियड की यूनिट होती है सेकंड, ऐसा यूनिट सेकंड। टाइम पीरियड क्या होता है? टाइम पीरियड हम ओ से भी नाप सकते हैं या ए या बी से भी नाप सकते हैं। इसमें से कौन सा सिंपल है? सर ए और बी से नापना। इसके लिए हमें एक स्टॉप वॉच चाहिए या एक कम से कम अच्छी घड़ी चाहिए। अच्छा, अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइम पीरियड सही से नापने के लिए क्या होता है कि हम एक टाइम पीरियड नहीं नापते, हम इकट्ठा 10-20 दोलन नापते, 10-20 दोलन करने देते, 10-20 दोलन का हम समय नाप लेते, फिर जितना है उसको डिवाइड कर देते। चलते उन्हें गिनेंगे कैसे? हाँ पानी देखो बेटा, इसको फिर से समझ लो। जैसे एक टाइम पीरियड कभी कभी 1 सेकंड से भी कम समय का होता है। 1 सेकंड से कभी कभी कम समय में एक दोलन पूरा कर लेता है पेंडुलम। अब उसको नापते कैसे? तो हम क्या करते हैं, एक दोलन नहीं नापते, क्योंकि एक दोलन उतना हमारी जो शक्ति होती है वो लिमिटेड होती है। तो एक दोलन नापने में हमें दिक्कत हो सकती है, क्योंकि वो कभी कभी 1 सेकंड का भी छोटा हिस्सा हो सकता है। तो हम 15, 20, 25 या 50 दोलन तक नाप लेते हैं, ठीक है। और 50 दोलन के बाद जितना समय आया, मान लो 50 दोलन पूरा करने में उसको लगा 25 सेकंड। 50 दोलन पूरा करने में उसको लगा 25 सेकंड। तो टाइम पीरियड हो जाएगा कितना? 0.5 25/50 यानी कि 0.5। वेरी गुड सेकंड। हाँ सेकंड, 0.5 सेकंड। सेकंड जरूर लिखिए, क्योंकि जो सुधाकर ने बताया है कि वो यूनिट है। सुधाकर की माननी पड़ेगी। अरे ठीक है, समय सबका ही मानता हूँ, मैं सबको इक्वली ट्रीट करता हूँ। 2 सेकंड होगा। और कोई डाउट? नो सर। तो ये हो गया था क्वार्ट्ज क्लॉक, ये तो मैं बता चुका हूँ। कोई डाउट है इसमें? नो सर। नो सर। ये समझा दीजिए। अब ये होमवर्क था, ये होमवर्क मैंने दिया था कि 2 केसेस है। इस होमवर्क को भी डिस्कस कर लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 केसेस है। एक पेंडुलम 10 सेंटीमीटर ऊपर जाके छोड़ा गया। दोनों पेंडुलम की रस्सी की लंबाई 1 मीटर है, ठीक है बेटा? यस सर। अब एक 10 सेंटीमीटर ऊपर ले जाके छोड़ा गया और फिर वो दोलन कर रहा है। दूसरा 40 सेंटीमीटर ऊपर जाके छोड़ा गया, ये देखो 40 सेंटीमीटर ऊपर जाके छोड़ा गया, ये भी दोलन कर रहा है। तो
इनका टाइम पीरियड सेम होगा या डिफरेंट? सेम होगा सर। तो सेम होगा। कोई दिन का समय टाइम पीरियड सेम ही होगा। क्यों सर सेम लंबी होगा? गति तेज देखो, हो जाती है हाँ सर। उनकी रस्सी की लंबाई बराबर है। हाँ, अगर रस्सी की लंबाई बराबर है तो सेम होगा। क्यों सेम होगा? देखो, क्योंकि जो पेंडुलम 10 सेंटीमीटर ऊपर ले जाके छोड़ा गया वो थोड़ा धीमे चलेगा, और जो 40 सेंटीमीटर ऊपर जाके छोड़ा गया ये बहुत तेज गति से नीचे आएगा, सर तो तेज समय बराबर आएगा, लगेगा। एकदम जल्दी जल्दी हो जाएगा। हाँ, जो 10 सेंटीमीटर ऊपर जाके छोड़ा गया ये थोड़ा स्लो होगा, और 40 सेंटीमीटर वाला बहुत तेज गति से दोलन करेगा, जिससे जो समय होगा वो बराबर लगेगा। ठीक है बच्चों? यस सर। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि टाइम पीरियड जो सिंपल पेंडुलम का केवल धागे की लंबाई पर निर्भर करता है, ये दूरी पर निर्भर नहीं करता। कितना दूरी तय किया है, 10 सेंटीमीटर है, 40 सेंटीमीटर है, 50 है, उस पर डिपेंड नहीं करता। ये केवल धागे की लंबाई पर डिपेंड करता है। एक पॉइंट समझ में नहीं आया सर। वेरी सिंपल ठीक दिमाग करेगा। एक पॉइंट था इसमें। कौन था? और कौन था? अच्छा, ये गैलीलियो वाला पॉइंट, क्योंकि पहले की जो पीपीटी थी इसमें कुछ पॉइंट बुक से भी है। ये जो पीपीटी थी इसमें कुछ पॉइंट बुक से पढ़ लेना, जो मैं बता रहा हूँ। मैं बुक खोलता हूँ। जल्दी है नंबर है फिर। एक बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट चीज सर व्हाट इज लीनियर मोशन? सर लीनियर मोशन होती है जो स्ट्रेट लाइन मोशन होती है। रेक्टिलिनियर मोशन कोई लीनियर मोशन बोलते हैं। यस सर, यस सर। दोनों में कोई फर्क नहीं है। अब मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ बेटा, वो सुन लो। ये जो चैप्टर है मोशन, कहाँ पे है इसमें देखो, ये क्या है? ये पहली पीपीटी ऐसी थी जो मैंने पहली बार बनाई थी। इसमें कुछ चीजें मैंने बुक से पढ़ाई थी, ठीक है? वो चीज ध्यान से सुनो। जैसे ये मैंने बुक से पढ़ाया था, ठीक है? यस सर। तो सर बोच का आविष्कार इन्हीं किया था, गैलीलियो। हाँ हाँ, ये चीज मैंने बुक से पढ़ाई थी। पहली पीपीटी में ऐसी प्रॉब्लम होगी कि बुक से आपको थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, लेकिन मैंने बच्चों की रिक्वेस्ट में बाकी जो पीपीटी बनाई है उसमें सब कुछ वर्क किया हुआ है, ठीक है? इस लेसन में खाली कुछ बुक से देखना पड़ेगा आपको। जैसे ये है, एक कहानी है कि टाइम पीरियड इसका कांस्टेंट रहता है पेंडुलम का। आपने गैलीलियो के बारे में सुना होगा। गैलीलियो एक बार चर्च में बैठे थे, तो उन्होंने देखा कि, आप देखो पुरानी फिल्मों में आपने देखा होगा, स्पेशली जो हॉलीवुड की पिक्चरें होती है उसमें एक चेन लगी होती है, चेन से एक लैंप लटका होता है, ठीक है? पेंडुलम। हवा चलने से वो चेन और वो लैंप जो है वो हिल रहा था, तो उन्होंने उसको पेंडुलम की तरह लिया। उन्होंने क्या किया, उन्होंने देखा जब हवा धीमी गति से चलती है, पेंडुलम धीरे गति करता है, तब भी उसको एक दोलन करने में उतना ही समय लगता है जितना कि जब हवा तेज चल रही हो तब जितना समय लगता है। धीमे में भी उतना ही समय लगता है। जैसे जब पेंडुलम तेज गति से दोलन करता है, ज्यादा ऊपर जाता है, तब भी उसको एक दोलन पूरा करने में उतना ही समय लगता है जितना कि जब वो धीमी गति से, यानी कि कम दूरी तय करता है। तो इसको उन्होंने कई बार आजमाया, कई बार इसका प्रैक्टिकल किया, और उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि एक सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड कांस्टेंट रहता है। ठीक है बेटा? जो धागा सर सेम। हाँ, अगर धागे की लंबाई सेम है तो धागे की लंबाई चेंज कर दो तो बदल जाएगा, ठीक है? इसमें ये चीज मैंने आपको बुक से बताई थी। सर चैप्टर आधा भी नहीं हो पाया अभी। बड़ा है सर काफी चैप्टर। कोई बात नहीं, हम लोग कर लेंगे, क्योंकि ये रिवीजन की क्लास है तो उसमें किसी का लॉस नहीं, फायदा ही है, तो थोड़ा कर। यस सर, फायदा ये पूरा। मोबाइल में चार्ज है वो, तो ठीक है, तो हम वापस आते हैं। ये तो बच्चों ने हाथ उठाया, बेटा मैं आ रहा हूँ, मैं जरा वो पेज खोल लूं।
अब आप पढ़ते हैं मेजरमेंट ऑफ स्पीड। इस लेसन के लिए थोड़ा बुक से भी देख लेना, क्योंकि इस लेसन में जो पीपीटी बनाई थी मैंने पीपीटी और बुक दोनों से पढ़ाया, तो इस लेसन के लिए बुक से देख लेना, बाकी के लिए सिर्फ पीपीटी काफी है। ठीक है, तो मेजरमेंट ऑफ स्पीड देखो, ये दिखाई पड़ रहा है, ये दिखाई पड़ रहा है बेटा? यस सर। तो यूनिट ऑफ टाइम, टाइम की एसआई यूनिट होती है सेकंड। एसआई यूनिट को हम बेसिक यूनिट भी कहते हैं। ठीक है, एसआई यूनिट को हम बेसिक यूनिट कहते हैं, और टाइम की एसआई यूनिट होती है सेकंड। दूसरी यूनिट होती है मिनट, घंटा। माइक्रो सेकंड क्या होता है? 1/10 टू पावर सेकंड, 1/10⁶ सेकंड, यानी कि 1 मिलियंथ पार्ट पे सेकंड। एक सेकंड का 1 मिलियंथ पार्ट, यानी कि 10 लाखवां हिस्सा। एक सेकंड का 10 लाखवां, यानी कि 1 मिलियंथ पार्ट, 1/10 टू पावर 6। कर लेंगे बेटा इसको? यस सर, कर इसको हम माइक्रो सेकंड बोलते हैं। नैनो सेकंड किसको बोलते हैं? 1/10 टू पावर 9 सेकंड, यानी कि 1 बिलियंथ पार्ट। एक सेकंड को अगर 1 बिलियन हिस्से किए जाए तो वो एक हिस्सा नैनो सेकंड कहलाएगा। बिलियन को अरब भी बोलते हैं हिंदी में, अरब, 1 अरबवां हिस्सा। यस सर। सेंचुरी भी होती है टाइम की यूनिट, यानी कि 100 साल। मिलेनियम, सहस्त्र भी जिसको बोलते हैं, 1000 सालों का होता है। ये जान लीजिए कि 1 मिलियन 10 लाख के बराबर होता है, और 1 बिलियन जो होता है वो 100 करोड़, यानी कि इसको 1 अरब भी बोलते हैं। ठीक है, खराब खरब बेटा और होता है, अरब के बाद खरब आता है। जब 100 अरब हो जाते हैं तब एक खरब बनता है। सर खुदाकर खैन लगा कोई डाउट है? नो सर। आगे चले, कोई डाउट है तो बताओ। सर चलिए, माइक्रो सेकंड, देखो। नैनो सेकंड। माइक्रो सेकंड होता है 1/10 टू पावर 6 सेकंड। नैनो सेकंड होता है 1/10 टू पावर 9 सेकंड का मतलब है 1 के आगे 6 जीरो। 10 टू पावर 9 का मतलब है 1 के आगे 9 जीरो। बहुत आगे। आगे चले बच्चों? यस सर, चलिए सर। पावर तो सर पावर ही है। चलो, फॉर योर क्लास, आपकी क्लास के लिए जो स्पीड होती है उसका मतलब एवरेज स्पीड है, ये मैं बता चुका हूँ। स्पीड का अर्थ होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, और टाइम अपॉन स्पीड। एसआई यूनिट स्पीड की क्या हो गई? अब देखो, स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड की एसआई यूनिट जानना है तो डिस्टेंस की एसआई यूनिट, तो आपको स्पीड की एसआई यूनिट मिल जाएगी। अब आ जा रही है? मीटर पे आवाज आ रही है? यस सर, आ रही है। अच्छा देखो, स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस की एसआई यूनिट होती है मीटर, और टाइम की सेकंड। स्पीड की एसआई हो गई मीटर पर सेकंड, इसको हम बेसिक यूनिट भी कहते हैं। दूसरी यूनिट भी होती है, जैसे किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर मिनट, मीटर पर मिनट, किलोमीटर पर सेकंड। ये जो है ये भी स्पीड की यूनिट होती है। एक और नोट है, अगर आपको किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलना हो, कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? 5/18। हाँ, वेरी गुड, 5/18। मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में करना हो तो कितने से करेंगे? 18/5। 18/5 चेंज कर दो सर। अगर सर किलोमीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर मिनट में करें तो ये रूल नहीं होगा, तो आपको वैसे करना पड़ेगा। देखो, किलोमीटर पर 50 होते 3। करना, किलोमीटर पर मिनट में। देखो, मान लो कि 10 किलोमीटर पर सेकंड है, तो इसको लिख लिया 10 किलोमीटर पर सेकंड। अब जो सेकंड है उसको आप मिनट में चेंज कीजिए, तो 1 सेकंड 1/60 मिनट का होता है, तो सेकंड की जगह कर दीजिए 1/60। फिर 60 को आप ऊपर ले जाइए, उसको आपको मैथमेटिकली करना होगा। बाकी सबको आपको अपने अलग अलग करना होगा, मैथमेटिकली करना होगा, लेकिन केवल 2 शॉर्टकट है। किलोमीटर पर आवर को अगर मीटर पर सेकंड में बदलना हो तो 5/18, मीटर पर सेकंड को अगर किलोमीटर पर आवर में चेंज करना हो तो 18/5। बाकी के लिए आपको करना होगा।
थोड़ा दिमाग लगाना होगा। हाँ, बच्चों ने हाथ उठाया। सर ज्यादा बच्चे हो जा रहे सर, शोर आ रहा। शोर आ रहा, लेकिन बाद में कर देंगे। लेकिन ये है ना कि ये रिवीजन क्लास है, इसलिए जो है आएगा तो सभी बच्चे क्वेश्चन उठाएंगे। जिन बच्चों की तरफ से शोर आ रहा, अपने आप को स्वयं म्यूट कर ले, और जब कोई सवाल नहीं पूछना हो करेगा। तो अनम्यूट होके बोलो। कोई नहीं करेगा सर। जैसे आप गूगल मीट पे करते हैं ना, वैसे। सर कोई करेगा ही नहीं। तो सुधाकर तुम ही कर लो। ठीक है, मैंने कर दिया। हमारे इधर से भाई शोर नहीं आ अच्छा, आप रहा। देखो, इसमें कोई डाउट? तो सर नो सर। नो सर। अब ये होमवर्क था। देखो, जैसे फाल्कन, फाल्कन बोलते हैं बाज। बाज की स्पीड है 320 किलोमीटर पर आवर, ये एवरेज स्पीड है। इसको मीटर पर सेकंड में बदलते हैं, तो देखो कैसे करते हैं। किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं। आवर को सेकंड में बदलने के लिए 60 × 60, ठीक है। तो अब 1000 से 60 × 60 को काटो तो 5/18 आता है। यस सर। कोई डाउट? नो सर। सर ब्लू फिश से चलो, कैसे निकालेंगे ब्लू फिश? हाँ, सर कोई ब्लू डाउट? फिश का। हाँ बेटा, इसमें कोई सर डाउट है? ब्लू फिश का। यस सर। सर ब्लू फिश का कैसे निकालेंगे सर? उसमें सर 2 दे रहे हैं। अच्छा देखो, तो इसमें 2 दे सर रहे दो हैं, तो में से दोनों का एक मान निकालना लो होगा। कोई। 40 का अलग निकाल लाओ, 40 का अलग निकालो, इसी तरह लिख दो। जैसे 40 का इंटू 5/18 यस लिख सर। दिया, जो भी आया। फिर 40 का 5/18 कर दिया, और इसी तरह डैश लगा के लिख दो। समझ रहे हो? जैसे इसमें 40 से 40 लिखा है, यस वो सर। जितना भी आए यस सर। इतना डैश इतना कर दो, ठीक है। यस सर। एनी डाउट? नो डाउट। जाकर देखो, कोराना गाड़ी का डैशबोर्ड किसको बोलते हैं? हाँ भैया ये मैं गाड़ी का डैशबोर्ड होता है, ठीक है। ये पूरा गाड़ी का डैशबोर्ड है। अब डैशबोर्ड में स्पीडोमीटर और ओडोमीटर दोनों होते हैं। ये स्पीडोमीटर होता है, और स्पीडोमीटर में एक छोटा सा ओडोमीटर होता है। देख रहे हो आप? यस सर। स्पीडोमीटर को बोलते हैं चाल मापी, और ओडोमीटर को क्या बोलते हैं? पथ मापी। ओडोमीटर दूरी नापता है, और यस चाल सर। को नापने के लिए चाल मापी यानी कि स्पीडोमीटर होता है। सर एक ग्राफ की जरूरत क्यों पड़ती है? अब देखो, एक बार पहेली और बूझो स्कूल की पिकनिक पर गए। बेटा, यस सर। देखो, तो नीड ऑफ ग्राफ, ग्राफ की जरूरत क्यों पड़ती है? देखो, एक बार पहेली और बूझो स्कूल की पिकनिक पर गए। अब ध्यान से सुनना बेटा, ग्राफ के लिए ही हम ये क्लास कर रहे हैं, ठीक है। तो ग्राफ की जरूरत क्यों पड़ती? अब कुछ बच्चों ने हाथ उठाया, इतने लोगों को अनम्यूट करने से शोर होगा, लेकिन कर दे रहे थे। क्यों म्यूट कर दे? इनमें से जिन बच्चों का सवाल पूछना है वो हाथ उठा लो, बाकी नीचे कर लो। कर लिया है। इन बच्चों को कोई सवाल पूछना है, अभी सवाल पूछना है तुरंत। तो मैंने जिन्होंने सवाल पूछा था उनको कर दिया। ग्राफ किसने बनाया था? अब बेटा, आपने पूछा कि ग्राफ किसने बनाया था, तो ग्राफ का समय बहुत पहले से है, और पहला ग्राफ किसने बनाया था ये मैं पता करके बता दूंगा, ठीक है। क्योंकि ग्राफ जो है मैथमेटिक्स में बनते थे, किसी मैथमेटिशियन नहीं बनाया होगा, ये मैं पता करके बता दूंगा इसका आंसर, ठीक है। इसका मैं पता करके बता दूंगा, मुझे भी नहीं पता पहले तो ग्राफ किसने लगभग बनाया था। काम चलाते थे सभी लोग। हाँ, अभी पता करें, कुछ टाइम लगेगा, पता करें क्या अभी? सर कर लो पता है अभी। गूगल बाबा से करो पता। चलो सर ठीक सभी के सामने। है, पता कर ले रहे हैं, लेकिन ये एग्जाम के सिलेबस में नहीं है, मैं पता कर ले रहा हूं। अभी पता कर गूगल सर्च। Who made फर्स्ट ग्राफ? देखो, ग्राफ कई तरह के होते हैं। कौन सा ग्राफ? ग्राफ विलियम फर्स्ट डिस्टेंस टाइम ग्राफ करते हैं।
विलियम प्ले फायर। Who made first distance time graph? अभी विलियम प्ले फायर दिखा रहा था। देखो जो लाइन ग्राफ बनाया है, लाइन ग्राफ जो कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ एक लाइन ग्राफ है, देख रहे हो बेटा? ये विलियम प्लेफेयर नाम के एक व्यक्ति ने बनाया था, ठीक है? विलियम प्लेफेयर नाम के एक व्यक्ति ने बनाया था। और देख लेते हैं सर विलियम 1759 से 1823 के बीच में इन्होंने बनाया था, ये इनका टाइम है, ठीक है? यानी कि ग्राफ लगभग 300 साल से ज्यादा पुराना है। सर बहुत सालों से सर। हाँ सर तो सर ये मुगल शासन काल से जुड़ गया। हाँ हाँ, मुगल शासन काल के समय का भी है, कि मुगल शासन काल भी बहुत लंबा था, तो उसी समय ये ग्राफ आए होंगे। क्या है, हमारे देश में उस समय इतने साइंस विकसित नहीं थी। हमारे देश में जो साइंस विकसित थी वो प्राचीन काल में ज्यादा थी, जो बहुत पुराने समय में, लेकिन मुगल काल में तो ये वेस्टर्न कंट्रीज में जो बना है। आगे चले बेटा? यस सर। देखो नीट, तो बच्चों हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो हम लोग ग्राफ पर डिस्कस कर रहे थे, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ठीक है बच्चों? यस सर। आवाज आ रही है? आ रही है सर। मैंने किसी को वो नहीं किया है। नीड ऑफ टाइम, जिसमें शोर आ रहा हो अपने आप को म्यूट कर लो। नीड ऑफ ग्राफ, ग्राफ की जरूरत क्यों पड़ती है? एक बार पहेली और बूझो, स्कूल की बस से पिकनिक पे गए, तो पहेली ने एक टेबल बनाई। 8 बजे, सुबह के 8 बजे ओडोमीटर की रीडिंग ये थी। ओडोमीटर पता है सबको? यस सर। ओडोमीटर की रीडिंग 8 बजे ये थी, 8:30 बजे, 9 बजे, 9:30 और 10 बजे ये रीडिंग ली। डिस्टेंस फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट, अब ये 0 किलोमीटर है, यानी कि यहाँ से बस चली थी, फिर ये 20 किलोमीटर और 80 किलोमीटर बाद जर्नी का अंत हो गया, यानी कि 10 बजे वो लोग पहुंच गए, तब वो लोग 80 किलोमीटर दूर आ चुके थे। अब इस टेबल से बूझो ने पहेली को चिढ़ाया कि ये बताओ 9:45 बजे कितना दूरी तय की थी। 9:30 का आपके पास है, 10 बजे का डेटा है, लेकिन 9:45 बजे जो बस में कितनी दूरी तय की गई? तो पहेली का कोई इसके पास जवाब नहीं था। तो उन्होंने क्या किया, एक मिनट, चलो बच्चों, तो ग्राफ की जरूरत क्यों पड़ती है? तो पहेली को बूझो ने चढ़ाया, क्या इस टेबल से वो 9:45 पे स्थिति बता सकती है? तो पहेली के पास कोई जवाब नहीं था। तो दोनों लोग मास्टर जी के पास गए यहाँ पर, तो पहेली के पास कोई जवाब नहीं था, वो लोग अपने टीचर के पास गए। तो टीचर ने बताया इस प्रॉब्लम को हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ बना के सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए हम सीखते हैं ग्राफ कैसे प्लॉट किया जाता है, मतलब बनाया जाता है। अब सर आप पाई चार्ट तक तो बता चुके थे। कोई बात नहीं। तो ग्राफ के टाइप होते हैं बार ग्राफ, पाई चार्ट, लाइन ग्राफ। थोड़ा सा रिवाइज करा दें। बार ग्राफ देखो ये है, एक जो है किसी टीम ने पहले 6 ओवर में कितने रन किए, इसमें ये बताया गया। इसमें दूसरे ओवर में 5 रन किए, चौथे ओवर में 10। ये बार ग्राफ है। इस महीने में कितने बच्चों का, किसी क्लास के बच्चे हैं या किसी जगह के बच्चे हैं, तो जनवरी में कितने बच्चों का बर्थडे आता है? 3। सबसे ज्यादा किसमें आता है? जून, छुट्टियों के महीने में। पाई चार्ट सौर भी आना है। पिज्जा के समान होता है। अब ये पाई चार्ट कंपोजिशन ऑफ एयर का, जैसे नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, बाकी गैसेस 1%, तो इसका ये पाई चार्ट दर्शाया गया है। ठीक है बेटा? यस सर। पाई चार्ट कैसे बनाते हैं? पाई चार्ट को बनाने के लिए परसेंट को डिग्री में बदलते हैं। जैसे मान लो नाइट्रोजन 78 है, तो 78/100 इंटू 360, जितना डिग्री आएगा उतने डिग्री का एंगल बना लेंगे। ये 180 से ज्यादा का कोण बनेगा इसमें। ऐसे कोण को रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं, आपने मैथमेटिक्स में पढ़ाओ। यस सर, पढ़ा है सर। जो 180 से ज्यादा होते वैसा कोण बनेगा इसमें। ऑक्सीजन के केस में
21/100 into 360, इस तरह इसको बनाएंगे। ऐसे पाई चार्ट को बनाने के लिए हम चांदा, प्रकार और पेंसिल का इस्तेमाल करते हैं। अब लाइन ग्राफ जो कि हमारा मेन है, ये एक लाइन ग्राफ है। एक आदमी में उम्र के साथ कितना वेट बढ़ रहा है। जैसे जब आदमी 6 साल का था तो उसका वजन था 18 किलो। जब वो 10 साल का था तो कितना था? 30 किलो। जब वो 14 साल का हुआ सर लगभग वही है, 35। हाँ 35। तो इस तरह हाँ, से लगभग वही 35। ग्राफ, इसमें देखो उम्र है वो एक्स एक्सिस पे है और वजन जो है वो वाई एक्सिस पे है। अब देखो बच्चों, इसको कहते हैं एक्स एक्सिस और इसको कहते हैं बाई एक्सिस। अब देखो बच्चों, ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का पूरा देख लो। ये पूरी एक्स एक्सिस है, ये देख रहे हैं बेटा? यस सर। अब ये पूरी एक्स एक्सिस है, एक्स डैश है, ओ है, एक्स है। इस पूरे को हम एक्स एक्सिस बोलते हैं। इसी तरह Yes, से इस पूरे को, जो ये वर्टिकल लाइन है, इस पूरे को हम वाई एक्सिस बोलते हैं। वाई ओ वाई डैश, इस पूरे को वाई एक्सिस बोलते हैं। अब देखो बेटा, अब मैं आपको बता दूं, पर हम टाइम लेते हैं एक्स एक्सिस पर, टाइम लेते हैं। यस सर, और इस पर हम डिस्टेंस लेते हैं। हाँ सर। अब देखो, ये जो हिस्सा है ओ एक्स वाला है, ये पॉजिटिव वैल्यू को दर्शाता है। ओ एक्स डैश वाला नेगेटिव वैल्यू को दर्शाता है। यस सर। ओ वाई ऊपर वाला जो हिस्सा है, ये डिस्टेंस क्या है? ये पॉजिटिव वैल्यू को दिखाता है, पॉजिटिव डिस्टेंस। वैल्यू। और ओ Yes, वाई sir. डैश वाला डिस्टेंस की नेगेटिव वैल्यू को दिखाता है। ठीक है बेटा? ठीक है, एक sir. बार फिर से देख लो। ये हिस्सा ओ एक्स, ये टाइम की पॉजिटिव वैल्यू दिखाता है। ओ एक्स डैश टाइम की नेगेटिव वैल्यू दिखाता है। ओ वाई डैश ये डिस्टेंस की नेगेटिव दिखाता है और ओ वाई डिस्टेंस की पॉजिटिव दिखाता है। अब आपके कोर्स में Yes, sir. नेगेटिव वैल्यूज है नहीं, तो आपको लेकिन ग्राफ इस तरह बनाना है। ये देखो, जान भी। ये जो पॉजिटिव वाला पोर्शन है ये दिखाना है। लेकिन अगर सिर्फ इतना दिखाएंगे तो थोड़ा अजीब लगेगा, तो इसलिए हम थोड़ा सा पोर्शन एक एक खाना छोड़ देते हैं, केवल एक एक खाना, जो नेगेटिव वैल्यूज के लिए एक खाना छोड़ देते हैं। ठीक है बेटा? यस सर। यस सर। कर लेंगे, कोई कंफ्यूजन तो नहीं? नो सर। केवल नहीं सर, एक नहीं खाना, सर। एक खाने का आप ये एक्स डैश और वाई डैश बनाएंगे। बस ये जो लाइन है ये एक बड़ा खाना यानी कि 1-1 सेंटीमीटर की लाइन होगी, बाकी पे आप ग्राफ बनाएंगे। देखो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हॉरिजेंटल लाइन, देखो इसको हॉरिजेंटल बोलते हैं, लेफ्ट और उसको वर्टिकल। इसको एक्स टू एक्स बोलते हैं, एक्स टू एक्स डैश। और ये मत करो। अब ये जो लाइन है ये वर्टिकल लाइन है, जो वाई एक्सिस है वो वर्टिकल है, एक्स एक्सिस हॉरिजेंटल है। सर ये कौन कलाकारी कर रहा है? क्या किसने कलाकारी कर दी वैसे? चलो मैंने डिसेबल कर दिया। एक दो बच्चे बहुत चंचल है ना, उनका मन नहीं मानता, क्या करें। करनी सर मुझे भी थी, लेकिन मैं ऐसा कर नहीं रहा हूँ। पोर्शन ऑफ ग्राफ टू बी यूज्ड इन कॉपी, आपकी कॉपी में ग्राफ का इतना यूज करना है। अब देखते कोई चीज छूट गई तो बता दो, अदरवाइज। अच्छा, ये जो पॉइंट है ओ, इसको हम ओरिजिन बोलते हैं। ठीक है? इसमें हम यस सर। ये ओ का पॉइंट है और इसमें हम अधिकतर जीरो को रखते हैं, इसमें जीरो को हम रखते हैं। यस सर। जीरो एक्स और वाई का कॉमन होता है, तो जीरो को हम इसमें रखते हैं। अदर भी ले सकते कुछ भी? अदर्स का कम लेते हैं बेटा, अधिकतर इसमें जीरो को लेते हैं। लेकिन कुछ ग्राफ स्पेशल सिचुएशन के बनते हैं जिसमें हम इनको रखते हैं, वो ग्राफ आपके कोर्स में कम ही है। क्लास चल रही है। अब देखो बेटा, इसमें जो आपको ये बताया था। बड़ा खाना होता है, बेटा बात करना तो म्यूट कर लो। तो बड़ा खाना होता है, सर नेटवर्क नहीं आ रही इधर। तो जो बड़ा सर खाना मेरे होता पास है तो बेटा, नेटवर्क साफ साफ आ रही है सर, आवाज भी सही आ रही। हाँ सर मेरे इधर भी बात सही आ रही है। तो 1 सेंटीमीटर और 1 मिलीमीटर क्या है? ग्राफ में जो बड़ा खाना होता है उसकी साइड 1 सेंटीमीटर की होती है और जो छोटा खाना होता है उसकी 1 मिलीमीटर। यस सर। फोन टूट जाएगा, अलग हो देखो जाएगा। बेटा,
जो ग्राफ में बड़ा खाना होता है ये 1 सेंटीमीटर का होता है, और जो छोटा स्कूल खाना में होता है मारिएगा। सबसे छोटा वो 1 मिलीमीटर का होता है। कभी आप काउंट कीजिए, एक बड़े खाने में, एक बड़े स्क्वायर के अंदर 100 छोटे स्क्वायर होंगे, ठीक है। अब देखो, हाउ टू मेक सिंपल डिस्टेंस टाइम ग्राफ। एक बहुत सिंपल डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैसे बनाते बच्चों। एक्स एक्सिस पर हम हमेशा टाइम को लेते हैं और वाई एक्सिस पर हमेशा दूरी को लेते हैं। कोई कंफ्यूजन? नो सर। सर अब देखो, एक सिंपल का केस लेते हैं। 0 पर दूरी 0 है, 1 मिनट पर 1 किलोमीटर है, 2 मिनट पर 2 किलोमीटर, 3 मिनट पर 3 किलोमीटर। अब देखो इसको कैसे बनाते हैं। 5 पर 5। आप वही सेम है। अब एक हम ग्राफ बनाने से पहले एक स्केल सेलेक्ट करते हैं, यानी कि पैमाना। अब देखो क्या करते हैं, जैसे y एक्सिस पर हमको टाइम को लेना है, तो एक बड़ा खाना 1 सेंटीमीटर का होता है, तो हम ले सकते हैं 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मिनट। हम केवल अभी एक्स एक्सिस पर फोकस कर रहे हैं, y को बाद में चर्चा करेंगे। एक्स एक्सिस पर टाइम लेते हैं, तो आप एक स्केल सेलेक्ट करते हैं। स्केल जैसे 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मिनट। ले लिया बेटा? यस सर, ले लिया। हाँ, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मिनट ले लिया। अब सर वाई एक्सिस पर स्केल सेलेक्ट करना है, तो वाई एक्सिस पर आपने मान लीजिए कि ले लिया 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर। वाई एक्सिस पे हम हमेशा डिस्टेंस लेते हैं, ठीक है बेटा? यस ओके सर। अब देखो, ये स्केल sir. जरूरी नहीं है कि आप हमेशा एक ही लें। स्केल आप अपने हिसाब से लेना है। ये टीचर आपको नहीं कहेगा कि यही स्केल पे ग्राफ बनाओ, ये कभी नहीं आता। कोई भी ग्राफ के क्वेश्चन में आप देख लीजिए, ये नहीं आता कि आप इस स्केल को लेकर ग्राफ बनाओ। क्वेश्चन पूछने वाला आपसे ये कहेगा ग्राफ बनाओ, स्केल आपको अपने हिसाब से सेलेक्ट करनी है। अब देखो, स्केल ऐसी सेलेक्ट करनी है कि ग्राफ पेपर में सही से आ जाए। करनी होती है सर। ग्राफ, हाँ बेटा, ग्राफ जो बहुत ज्यादा छोटा ना हो कि पता चला कि बड़ा नहीं, सा बड़ा। पेपर है और उसमें एक कोने में छोटा सा ग्राफ पड़ा है। अच्छा नहीं लगेगा सर। हाँ, वो अच्छा नहीं लगेगा, पता चला उसको लेंस से देखना पड़ेगा, ठीक है? बनाना है। और ग्राफ ऐसा भी नहीं बनाना है कि पेपर में आ ही ना। अच्छा, कभी कभी क्या होता है, बाहर देखो, निकल जाए। एक चीज और, जैसे आपको जो ग्राफ पेपर दिया गया है, मान लीजिए कभी कभी एग्जाम में आपको पूरा ग्राफ पेपर मिल जाता है, तो स्केल आपकी कुछ अलग हो जाएगी। अगर आपको आधा फाड़ के मिला तो भी आप बना सकते, तो स्केल आप कम कर देंगे। समझ रहे बात को? यस सर, समझ गए सर। तो इसमें कोई डाउट? नो डाउट सर। अब देखो, ये एक सिंपल ग्राफ है। इसमें क्या करते हैं, जीरो, ये जो पॉइंट है ये जीरो का है, लेकिन जरूरी नहीं हर बार जीरो का नहीं हो, जरूरी नहीं है बेटा, कभी कभी जीरो का नहीं भी हो सकता है। अच्छा, एक चीज देखो बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये जो आप पॉइंट देख रहे हैं, जो जीरो का जो पॉइंट होता है, इसमें जरूरी नहीं कि एक्स एक्सिस पे भी जीरो हो तो वाई पे जीरो हो। इस पॉइंट पे भी हो सकता है एक्स एक्सिस का जीरो हो और वाई की शुरुआत वहां 10 से हो जाए। ठीक है बच्चों? ओके सर। तो इस पॉइंट पे आप दो Yes, वैल्यूज sir. भी ले सकते हैं। ये जो पॉइंट है ओरिजिन का, ओ का, इसमें Yes, आप sir, एक्स common है। एक्सिस और वाई एक्सिस पर अलग अलग वैल्यूज भी ले सकते हैं। कॉमन है। हाँ, कॉमन है, लेकिन इसमें आप अलग अलग वैल्यूज भी ले सकते हैं। यस सर। तो देखो, यहाँ पर तो जीरो था। देखो फॉर एग्जांपल मैं समझा दूं। देखो, टाइम जीरो था, डिस्टेंस जीरो थी बेटा। यस सर। अब देखो, मान लिया कि टाइम जीरो है लेकिन डिस्टेंस जीरो नहीं है, उस केस में क्या करेंगे, टाइम तो जीरो ही बना रहने देंगे और डिस्टेंस की शुरुआत यहाँ 1 से करेंगे। समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर, समझ गए सर। अब ये ग्राफ है सर अब ये देखो, हाँ नहीं पता नहीं हाँ, क्या हुआ? हाँ, एनी प्रॉब्लम? वो ये बोल रही है सर। आवाज आ रही है? नो सर सर बात नहीं आ रही। सर अभी तो बढ़िया है। सर आवाज चलो, तो जैसे ये 1 है, अब ये 1 मिनट पे 1 किलोमीटर था, तो आप क्या करेंगे, 1 मिनट पे एक, अभी देख लो, अभी ये ग्राफ बना नहीं है, अभी ये एक्स एक्सिस, अभी जो ग्राफ है ये बना नहीं है। हम क्या करेंगे, 1 मिनट पर एक वाई एक्सिस के पैरेलल रेखा खींचेंगे और 1 किलोमीटर पर एक्स एक्सिस के पैरेलल रेखा खींचेंगे।
जहां पे ये मिलेंगे वहां पे पहला पॉइंट हो गया। इसी तरह से 2 मिनट में 2 किलोमीटर, तो क्या करेंगे 2 मिनट पे हम एक्स एक्सिस के पैरेलल रेखा खींचेंगे और 2 हाँ सर। किलोमीटर में वाई एक्सिस के पैरेलल। यस सर। यस सर। यहाँ पे यस सर, मिलेंगे, ये समझ गए। दूसरा पॉइंट हो गया। ऐसे ये पॉइंट को मिला देंगे, ठीक है, तो ये ग्राफ हमारा तैयार हो जाएगा। अब ये स्ट्रेट लाइन ऐसे है कि यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ है, ठीक है। यस सर। यस सर। ये तो न्यूफॉर्मेशन का अब देखो ग्राफ है। स्केल ये तो कैसे पता सेलेक्ट है, करते हैं। स्केल सेलेक्ट करने में 3 बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले हाईएस्ट और लोएस्ट वैल्यू का अंतर कितना है। हाँ सर। जैसे इसमें देखो, ये तो ग्राफ वैसे है, इसमें देखो हाईएस्ट वैल्यू है 10 बजे, लोएस्ट वैल्यू है हाँ सर। 8। तो 8 ये बजे देखना है है। कि 2 घंटे का अंतर है। आपको एक्स एक्सिस पे 2 घंटे का बनाना है। अब वाई एक्सिस पे सर। देखो 0 किलोमीटर और 80 किलोमीटर, तो 80 माइनस यस 0, सर। यानी कि वाई एक्सिस पे 80 अंतर है। 80 किलोमीटर। अब आपको हाँ टाइम सर। वाले में क्या करना है कि 2 घंटों को आपको डिवाइड करना है, 2 घंटों को आपको भागों में डिवाइड करना है, और एक्स एक्सिस सॉरी वाई एक्सिस पे डिस्टेंस वाले एक्सिस पे क्या करना है, आपको 80 किलोमीटर को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना है। यस सर। यस तो सर। दूसरा हो गया द इंटरमीडिएट वैल्यूज। इंटरमीडिएट बोलते हैं बीच की वैल्यूज, तो बीच की वैल्यू का भी आपको ध्यान रखना है। जैसे यस सर। कि जो आपने स्केल सेलेक्ट की ग्राफ उसमें आ जाए पूरा अच्छी तरह। तीसरा है टू यूटिलाइज मैक्सिमम पार्ट ऑफ द पेपर। जो पेपर आपको दिया गया उसका मैक्सिमम पार्ट यूज कर लें आप, ठीक है बेटा। यस सर। तो सर उसने भी कह ही दिया आखिरकार कि कर ही लो पूरा यूज। यस सर। और कुछ पूछना है बेटा। और नहीं कुछ सर, नहीं नहीं सर, सर। कुछ नहीं। अब देखो इतना कठिन थोड़ी है। ये ग्राफ ऑफ एवर सिचुएशन, इसका ग्राफ देखो 8 बजे, 8:30 बजे, 9 बजे। इसमें ओडोमीटर रीडिंग को भूल जाइए, इसमें मतलब नहीं है, केवल ये टाइम और ये डिस्टेंस है। इसका ग्राफ कैसे बनेगा। अब देखो इन्होंने जो ग्राफ बनाया है, देखो 8 बजे, ये सर वही सिलेक्ट हाँ सर। है। 8 बजे 0 किलोमीटर था। अब देखो हाँ 8 सर। बजे ये 0 है, ठीक है, तो यहाँ 0 और 8 का पॉइंट कॉमन होगा, ठीक है बेटा। ठीक है सर। हाँ Yes, ठीक है sir. सर। 0 और 8 का कॉमन होगा। बाकी देखो 8:30 बजे कितना था 20 किलोमीटर। तो हमने क्या यस सर। किया, अभी मान लो ये लाइन ड्रॉ नहीं है, अभी ये लाइन खींची नहीं है, अभी इस लाइन को आप ये मान लो खींची नहीं है, तो 8:30 बजे एक वाई एक्सिस के पैरेलल का खींचेंगे। रेखा ज्यादा डार्क नहीं खींचना है क्योंकि उसको मिटाना है, हल्की सी रेखा खींचना है। इसके बाद 20 पे एक्स एक्सिस के पैरेलल रेखा खींची, जहां मिली वहां ये पहला पॉइंट हो गया। इसी तरह से Yes, 9 sir. बजे एक वाई एक्सिस के पैरेलल रेखा खींची, 40 किलोमीटर पर एक्स एक्सिस के पैरेलल, दोनों जहां पे मिली ये दूसरा पॉइंट हो गया। फिर उन बिंदुओं को आप ड्राइंग कर लीजिए और ग्राफ बन जाएगा, ठीक है। अब यूज ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ के क्या यूज होते हैं। पहला तो ये स्टडी करने के लिए कि मोशन यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म है। ठीक है। ये Yes, sir. जानने के लिए कि डिस्टेंस किसी समय में कितनी दूरी तय की गई। जैसे मान लो हमें ये जानना है कि 9:15 पे कितनी दूरी तय की गई, तो 9:15 को ध्यान से देखिए, 9:15 को हम इस ग्राफ से मिलाएंगे। यस सर। 9:15 को हम इस ग्राफ से मिलाएंगे। ये 9:15 है, इसको हम ग्राफ से मिलाएंगे। हाँ, जो बिंदु आया उसको हम फिर एक्स एक्सिस के पैरेलल करके यहां मिलाएंगे, तो 50 आ गया। हाँ सर। हाँ Yes, सर। इससे हम ये पता कर सकते हैं, किसी भी समय में दूरी तय कर सकते हैं। अब जैसे 9:05 था, तो 9:05 मान लो यहाँ आया, यहां से आपने क्या किया, इसको ज्वाइन किया, ये एक बिंदु आया, इसको फिर पैरेलल यहां से खींचा, तो ये देखो 42-43 आएगा। समझ रहे बेटा। सर ये बीच वाली लाइन सर मतलब कि सर उसी के सेम आ जाती है सर, बराबर आ जाती है जैसे सर आपने खींच रखी है सर। कभी कभी पॉइंट सर आगे पीछे नहीं होता लाइन के ये इधर वाला उधर। ये वाला यस सर। नहीं, बिल्कुल जरूरी नहीं कि बराबर हो। ये यूनिफॉर्म मोशन का केस है, इसलिए यहाँ पर एकदम स्ट्रेट लाइन है। अगर नॉन यूनिफॉर्म का बनाए तो बराबर नहीं होगा, ओके सर। ऊपर नीचे हो सकता है। अब देखो फॉर कैलकुलेशन ऑफ स्पीड, डिस्टेंस टाइम ग्राफ से स्पीड कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये देखो। इसके लिए एक्चुअली एक वीडियो मैंने बनाया है, उसको हम लोग देख लेते हैं।
वीडियो इनफैक्ट रिकॉर्डिंग में पड़ेगा, वीडियो आपको दिखा देता हूँ थोड़ा सा, थोड़ा अंदर है। ये किस दिन क्लास हुई थी बेटा? तो ठीक है बच्चों, ये जो आप वीडियो देख रहे हैं यस सर। इसमें देखो कैसे बनाते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ। इसकी आवाज बंद कर देते हैं। आवाज मेरी तो आ रही है? हाँ सर। हाँ, अब देखो इस सिचुएशन का हमने ग्राफ बनाना सीखा है। ये तो बहुत सिंपल है, तो ये तो मैंने बता ही दिया। देखो इस तरह से बनाते हैं, कोई कंफ्यूजन? ये देखो स्केल एक्स एक्सिस पे 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मिनट, वाई एक्सिस पे 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 किलोमीटर। तो एक्चुअली इससे अगला वीडियो में मैं दिखाना चाहता था। स्क्रीन दिखाई पड़ रही है बेटा? हाँ सर दिख रही है सर। इससे अगला वीडियो आप सर्च कर। अब बच्चों दिखाई दे रहा है? हाँ सर। अब देखो इसका देखो ग्राफ कैसे बनाते हैं। हमने स्केल ले लिया, मान लो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 15 मिनट। आप 30 मिनट भी ले सकते हैं, आपके पेपर के साइज के ऊपर। और वाई एक्सिस पे ले लिया, एक्स एक्सिस पे हमने टाइम लिया 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 15 मिनट, वाई एक्सिस पे 1 सेंटीमीटर इक्वल टू, हेलो हाँ हाँ सर। कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग सुन लेना। चलो तो देखो वाई एक्सिस पे 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 किलोमीटर। ये भी आप 5 या 20 भी ले सकते हैं अपने हिसाब से। अब हम बढ़ा देते हैं जो चीज जरूरी हो। अब हमने इसे इस तरह ड्रॉ कर लिया। अब देखो यहाँ पर 8 बजे, 8:15, 8:30, 8:45 इस तरह हमने बनाया। ये थोड़ा सा अलग हो सकता है जो बुक में है। यहाँ पे 0, 10, 20, 30, 40 ले लिया। अब हमने एक पॉइंट ले लिया, जैसे 8:30 बजे इतना था, 9 बजे इतना था। अब इन पॉइंट्स को ज्वाइन करके ग्राफ बना लेंगे, ठीक है? ये वीडियो हाँ सर आ रही है सर। ये वीडियो तो आप ढूंढ लेंगे ना फोल्डर में। मैं आपको डेट बता देता हूँ। ये है 30 जून का, देख लेना 30 जून में ये वीडियो पड़ेगा। डेट सब लोग नोट कर लो। जो मैंने फोल्डर शेयर किया उसमें 30 जून वाले होंगे ये वीडियो, 30 जून। ठीक है बेटा? यस सर सर। हाँ ठीक है सर। और अगर फिर भी ना मिले तो बताना, तब मैं भेज दूंगा। ठीक है तो सर। ये ग्राफ आ गया समझ में? अब चलो दूसरा वीडियो। हाँ सर। हाँ सर। दूसरा वीडियो क्या है कहाँ गया? कि बने बनाए ग्राफ में आपको ये नापना है, स्पीड कैलकुलेट करने का। ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसी को मैं दिखाना चाहता था। अब हमें कैसे कैलकुलेट करना है? तो क्या किया आपने, देखो 10 और 20 सेकंड के कोई भी 2 पॉइंट ले लिए। यस सर। 10 सेकंड का मान लो ले लिया और 20 सेकंड का। अब हमने दोनों को लेकर हमने ग्राफ से ज्वाइन किया। देखो कैसे 10 और 20 सेकंड का दोनों को लेकर हमने ग्राफ से ज्वाइन किया। बस एक लाइन में इसकी। हाँ इस तरह। अब 10 पे आई मान लो 20। हाँ सर। 10 पे 20 था ना, 10 हाँ सेकंड सर, पे हाँ 20 सर। मीटर था। अब 20 सेकंड पे कितना था? और वैसे 20 पे से 40 मीटर। कोई भी 20 दो 40 पॉइंट, वो नॉर्मल है। कोई भी 2 पॉइंट। यस सर। तो हमने क्या किया, देखो इसके आगे देखो। ठीक है सर। ठीक है सर। अब देखो स्पीड हो जाएगा, वो भी जाएगा। टाइम। अब देखो 10 से 20 के बीच में डिस्टेंस कितनी थी? 40 - 20। समझ में आया? 20। हाँ सर। देखो बेटा एक इसको समझ लो। देखो 20 पे था 40, हाँ 10 पे था 20, तो टोटल डिस्टेंस 10 पे कितनी था हो गई? 20। 40 - 20। यस सर। और टोटल टाइम कितना हो गया? 20 20 - 10। इक्वल्स 10। ठीक है सर। कोई कंफ्यूजन बेटा? नहीं सर, नहीं सर। अब देखो जरूरी नहीं कि आप 10-20 का लो, आप 10 और 15 का भी ले सकते हैं, आप 10 और 25 का भी ले सकते हैं। यूनिफॉर्म मोशन में फर्क नहीं पड़ेगा। नॉन यूनिफॉर्म में फर्क पड़ेगा तो वो आपके कोर्स में ही नहीं है स्पीड कैलकुलेट करना उसके। ठीक है सर। नॉन ठीक यूनिफॉर्म है में सर। आपके कोर्स में स्पीड कैलकुलेट करना नहीं है। यूनिफॉर्म में ठीक तो है कर सर। देंगे बेटा। हाँ सर कर लूंगे। तो किसी को डाउट हो नहीं तो इसको बंद करें।
हाँ सर करिए सर, सही है सर, कटन नहीं है सर, सुधाकर होता है सही रहता है सर, चला के पता नहीं क्यों वो सर बकवास करते रहते अब सर, देखो मेरे भी टाइम पास ये होता कुछ रहता। स्पेशल तरह के ग्राफ थे जिनके बारे में मैं चर्चा करूंगा। देखो ये जो ग्राफ है स्ट्रेट लाइन, ये यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ है, और ये Yes, जो sir. ग्राफ है बॉडी ये भी इज नॉट uniform- मूविंग। हाँ ठीक सर, है, हाँ सर, बॉडी इज नॉट मूविंग। अभी इसको ये भी सही डिटेल में यूनिफॉर्म का बताइए। है। ये जो ग्राफ है, ये तीनों सर। जो ग्राफ है BC और और ये BD जो लास्ट वाला है E, BCD, हाँ BCD, ये तीनों ग्राफ जो है वो नॉन यूनिफॉर्म के। इसको मैंने Yes, sir. PPT में भी बनाया है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, PPT में ही देख लेते हैं। वो सही PPT रहेगा। में भी मैंने इसको बनाया है। ये थोड़ा हैंग कर रहा था। अच्छा आप ठीक है। अब देखो हाँ बेटा, सर, डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, इस तरह का स्ट्रेट Yes, sir. लाइन होता है। अब ये देखो, ये भी यूनिफॉर्म मोशन है बट बॉडी नॉट मूविंग। बॉडी नहीं मूविंग है, बॉडी मूविंग नहीं कर रही। यूनिफॉर्म मोशन का ही केस है। क्यों है? क्योंकि इसमें स्पीड जीरो है, जीरो है लेकिन हाँ, सर। कांस्टेंट है ना। हाँ सर, लगातार जीरो ये तो है जीरो। बेटा लेकिन जीरो कांस्टेंट है, तो इसलिए ठीक है, यूनिफॉर्म सर। मोशन का ही केस मानते हैं। अब देखो इसमें बॉडी नॉट मूविंग, इसको जानने के लिए सबसे आसान तरीका क्या है, आपने कोई भी दो पॉइंट ले लिया, मान लो यहाँ जीरो है, कुछ भी मान लो 0, 5, 10, Yes, sir. तो जीरो पर इसकी डिस्टेंस जीरो थी, हाँ 5 सर, पर हाँ सर, इसकी डिस्टेंस कितनी रही? देखो हाँ सर, मान लिया कि ये 0 है, 5 है, 10 है, ठीक है बेटा। हाँ सर, अब ये दूरी मान लो 10 मीटर की है, 10 Yes, मीटर sir. की। अब ठीक जीरो है, पे इसमें 10 मीटर था, हाँ सर, ये भी 10 मीटर हुआ, हाँ सर, उतने ही रहा सर, जीरो पे 10 पर और भी 10 लगातार वो मीटर बढ़ते हुआ, हैं। हाँ सर, तो इसका मतलब बॉडी इज नॉट मूविंग। यस सर, तो समझ में आया बेटा? हाँ सर, इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो हाथ उठा दो। नो सर, चलो ठीक है। अब ये यूनिफॉर्म मोशन, बॉडी स्टार्ट अर्ली, बॉडी जल्दी स्टार्ट हो रही, देखो क्यों? देखो इसमें देखो टाइम जीरो है, लेकिन टाइम जीरो है, लेकिन टाइम हाँ, जीरो के सर। साथ साथ डिस्टेंस जीरो नहीं है। जाता है। टाइम जीरो है लेकिन डिस्टेंस जीरो नहीं है। हाँ सर, इसका मतलब समय बट जैसे ही शुरू हुआ तो बॉडी ने कुछ डिस्टेंस एडवांस में ही कर लिया था, समय से पहले ही कर लिया था, तो बॉडी sir. स्टार्ट अर्ली। यस सर, ठीक है बच्चों? यस सर, ठीक है सर, Body एक और किसी start को late. कन्वर्ट कर दो। अब देखो इसमें देखो टाइम जीरो था तो डिस्टेंस जीरो थी, लेकिन टाइम मान लो 1 हो गया या 5 हो गया, तब भी दूरी जीरो है। हाँ सर, ठीक है बच्चों? तो ये भी यूनिफॉर्म मोशन का उदाहरण है, बॉडी स्टार्ट लेट। तो मैं आपको बता दूं, ये ग्राफ, ये ग्राफ, ये ग्राफ और इसके बाद ये ग्राफ, ये चारों यूनिफॉर्म मोशन के हैं। यस बेटा? सर, यस सर, यस सर, अब देखो ये दो ग्राफ है, दोनों यूनिफॉर्म मोशन के, ए और बी, कौन सा तेज भाग रहा है और Yes, क्यों? देखो इसका बहुत क्योंकि सर सिंपल है। ए वाला सर। हाँ हाँ ए सर, वाला है, लेकिन इसका एक और तरीका, साधारण तरीका, हम Yes, कोई भी sir. दो पॉइंट ले लिए अपनी इमेजिनेशन में, 5 मिनट और 10 मिनट ले लिया। यस सर, अब आप दोनों में स्पीड कैलकुलेट कर दीजिए। स्पीड मैंने आपको अभी बताया ना उसमें, हाँ सर, बता दिया सर। वीडियो हाँ सर, मैंने हाँ बताया, सर, तो स्पीड हाँ, कैलकुलेट सर। कर लीजिए फटाक से, आपको पता चल जाएगा कि कौन सा तेज भाग रहा है। ठीक है, ठीक है सर, हाँ ठीक है सर, कर लोगे बेटा? हाँ सर, अब देखो हाँ सर, इसमें ए और बी कब और कहां मिले, तो A और B से ये मिले। ग्राफ है, ए और बी कब और कहां मिले, तो देखो यहाँ 2 पे सर, जहां 2 पे पे मिले, सर। अगर आप उसको एक्स एक्सिस से ज्वाइन करेंगे तो ये पता चल जाएगा कब मिले, और अगर वाई एक्सिस में ज्वाइन करेंगे तो पता चल जाएगा कि कहां मिले। ठीक है, कितनी डिस्टेंस? जैसे ये यस सर, 2 सेकंड बाद मिले और कहां मिले, 20 जब- मीटर। 20 किलोमीटर चल चुका था, जब ठीक है, 20 सर। किलोमीटर दूरी कवर हो चुकी थी, जब 20 यस सर, यात्रा हो चुकी थी, तब दोनों मिले और 2 सेकंड के बाद मिले। ठीक है, 2 सेकंड में 20 किलोमीटर, क्या कुछ ज्यादा ही हिसाब है इसका तो। 1 मिनट मीटर है, चलो ठीक है, हाँ सर, मीटर है, सॉरी। तो हालांकि कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी चलो मीटर है। तो अब ठीक देखो है सर, 2 सेकंड में 20 मीटर की दूरी तय की। यस सर,
अब देखो विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज नॉट पॉसिबल। ये देखो, ये वाला ग्राफ देखो, ये देखो कौन सा नॉट पॉसिबल है। इसको ABCD आप देखो तो कौन सा पॉसिबल नहीं है? टाइम वही रहा, डिस्टेंस। सर ये तीसरा वाला से डाउट कर रहा है शायद। हाँ देखो तीसरा वाला क्यों पॉसिबल नहीं है? देखो इसमें एक समय है, ये 5 मिनट है। अब 5 मिनट में इसकी पूरी क्या है, कुछ भी हो सकती है। हाँ। तो एक ही टाइम में मान लो 5, 6, 7, 10 समझ में आ रहा है? हाँ एक ही सर। समय में हाँ सर वही सोच रहा था। ये तो वो तो केवल भगवान कर सकते हैं, ठीक है? ठीक तो है ये सर। पॉसिबल नहीं है। यस सर। समझ में आ रहा है बेटा? देखो एक ही हाँ टाइम, सर। एक ही टाइम में इसकी दूरी कई है, तो ये पॉसिबल नहीं है। अब नॉन यूनिफॉर्म मोशन के ग्राफ ये देख लो बेटा, इस तरह का ग्राफ है। ये मैंने एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए बताया था, हालांकि कोर्स में नहीं है। अगर नॉन यूनिफॉर्म का ग्राफ इस तरह बनता है तो स्पीड बढ़ रही है, इंक्रीजिंग स्पीड है, अगर इस तरह बनाता है तो स्पीड घट रही है। तो स्पीड डिक्रीजिंग है। ठीक है बेटा? यस सर। यस सर। ये एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए था। एक्सेलरेशन, बाद एक्सेलरेशन। ये ये भी नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ है, लेकिन आपसे ये पूछा जाए कहां कहां इसमें कुछ यूनिफॉर्म मोशन के भी अंश हैं। ये तो ग्राफ सर A से नॉन B। यूनिफॉर्म का है, लेकिन में कुछ अंश हाँ। यूनिफॉर्म मोशन के भी हैं। देखो कैसे, कि देखो A A और से B B। 1 से 2 सेकंड के बीच में यूनिफॉर्म है। हाँ सर। अब देखो इसके बाद वो चेंज हो गई, अब 2 और 3 के बीच में यूनिफॉर्म है, 3 और 4 के बीच में यूनिफॉर्म है। इसके बाद और फिर 4 से 5 के 4 से अप्रॉक्स। 5 के बीच में यूनिफॉर्म मान लो। यस तो सर। टुकड़ों में तो यूनिफॉर्म है, लेकिन ओवरऑल अगर देखेंगे तो नॉन यूनिफॉर्म है। हाँ सर। तो दिस चैप्टर इज कंप्लीट, रिवाइज द लेसन इज कंप्लीटली। ये तो आप लोगों वही से चल रहा है। अब कोई क्वेश्चन एनी क्वेश्चन? है बेटा? नहीं सर। तो हम लोग डिस्कनेक्ट सर इन लोग को एक बार सर, ऐसा इन लोग को अनम्यूट करके देख लो, कुछ लोग सर रो रहे होंगे। एक बार मैं अनम्यूट कर लेता हूँ। सर सुधार के छोड़ बेटा जिसको प्रॉब्लम है वो रुक जाओ, बाकी लोग जाओ। ये कर ले, क्योंकि बहुत लंबी क्लास हुई है। जिसको प्रॉब्लम है वो रुक जाओ, बाकी लोग चले जाओ, कोई बात नहीं है। जिसका कंफ्यूजन क्लियर हो आप लोग डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। 1 मिनट, क्या अनम्यूट नहीं हुआ? हाँ बच्चों। हाँ सर वो वाला वो वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेम्बर, तो वो वाला कोई था कि पेंडुलम वो थ्रेड पे निर्भर करता था, तो पॉइंट समझ में नहीं आया मेरे। अच्छा ठीक अरे है, वाह। बाकी बेटा जिनको जाना हो वो जा सकता है, क्योंकि अब बहुत लंबी क्लास हो गई। आप लोगों को एग्जाम की भी तैयारी करनी है। क्या मैं प्रश्न का जवाब दे? पहला पेपर से हम लोग का ही है सर। अच्छा चलो, इंग्लिश का है पहला। एक्चुअली आपने बहुत पहले का पूछा है सवाल, जो कि आज हमने फर्स्ट डे में ही है, ठीक है। हाँ मत लड़ाओ बेकार में, वेरी इंपॉर्टेंट मेरा काम है। पेंडुलम वाला केस होता ना तो पूछ। यहाँ पे कहीं था। Very important to remember. Time period of a simple pendulum only depend upon the length of the pendulum. केवल धागे की लंबाई पर डिपेंड करता है पेंडुलम का टाइम टेबल। ये उस रास्ते पर डिपेंड नहीं करता, या पेंडुलम द्वारा तय की गई दूरी पर नहीं करता है। ये यही था कि पेंडुलम को चाहे 10 मीटर ऊपर से 10 सेंटीमीटर ऊपर से छोड़ो, या 40 सेंटीमीटर ऊपर से छोड़ो, या 50 सेंटीमीटर ऊपर छोड़ो, उसका टाइम पीरियड वही रहता है, अगर धागे की लंबाई सेम है तो। ठीक है बेटा? यस सर। हाँ मतलब सर हाइट मैटर नहीं कर सकती। हाइट तो बेटा धागे की लंबाई ही हाइट हो गई उसकी। हाइट मतलब अगर सर जितनी ऊंचाई से, चेंज हो जाएगा, जितनी ऊंचाई से हम लोग छोड़ रहे हैं सर उस थ्रेड को, जितनी ऊंचाई, हाँ नहीं वो नहीं मैटर करती, धागे की लंबाई मैटर करती है, वही उसकी ऊंचाई भी हो जाएगी, और जितनी ऊंचाई से छोड़ रहे हैं वो मैटर नहीं करती बेटा। ठीक है सर। आप इसका फॉर्मूला पढ़ोगे, ये एक चीज पे और निर्भर करता है, अगर आप लोग कंफ्यूज ना हो तो। लंबाई के अलावा ये पृथ्वी की ग्रेविटी पर निर्भर करता है, समझ रहे हैं? अब जैसे एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए, अगर दिमाग से ऊपर जा रही तो ध्यान ना दें। देखो ये लंबाई के अलावा ये पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण शक्ति पर निर्भर करता है।
अब पृथ्वी की जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति है वो अलग अलग देशों में थोड़ी बहुत फर्क हो सकता है, सब जगह सेम नहीं है, थोड़ा बहुत अंतर है, बहुत कम अंतर होता है। तो समझ हो सकता है कि एक देश से दूसरे देश तक थोड़ा सा अंतर हो जाए। आओ भले आओ तो लेता हूँ, कुछ लगा तो एक बार पूछ ले दोबारा कि टमाटर जाना कहाँ कोई बच्चा पूछे तो। भाई सॉरी म्यूट हो जा भाई प्लीज, दूसरे को तो पढ़ लेंगे यार। थोड़ा सा हंस लेता हूँ इसलिए तो बुरा ना कोई लगेगा। कंफ्यूजन हो तो रुको। मैं तो सबकी कंफ्यूजन सुनने के तैयार हूँ, सब कुछ ना कुछ समझ में आ ही जाता है। अच्छा चलो ठीक है। तो बच्चों कोई प्रॉब्लम? कॉपी किताब सुनना है। तो बच्चों हम लोग कोई और प्रॉब्लम? नो सर, तो हम लोग नो सर, डिस्कनेक्ट कोई करते हैं। थैंक यू, ठीक है सर। थैंक यू क्लास करने के लिए।